और जिसको कहते हैं ना कि कभी कभी आप लोग कहते हैं ना आज हम बहुत मूड में हैं, वैसे हम भी कह रहे हैं कि आज हम बहुत मूड में हैं और हफ्ते भर में जाके मूड बना है। तो इसलिए कोई हिलना डुलना मत, जहाँ बैठे हो वही बैठे रहे, प्यास भी लगे तो मत उठना। हाँ, तो ध्यान देना कि नेचुरल चीजें नेचुरली ही लेना। हाँ, जमाई उमाई मत लेना कोई, हम देखेंगे सबको। तो क्या है कि जो आज का टॉपिक है, इसको शुरू जब हम कर रहे हैं तो कुछ चीजें लगेगा कि बहुत कठिन है, मेरे काम की नहीं है, क्योंकि जज कर लेते हैं लोग फटाफट कि मेरे काम का ये है, मेरे मतलब का ये नहीं है, वहीं से छोड़ के हट जाते हैं। अगर हटते नहीं तो मन हट जाता है, मन हटने मत देना, मन लगा रहे, जिद पूर्वक लगा रहे, हर्ष पूर्वक लगा रहे कि अभी कुछ मिलेगा और सच में मिलेगा। तो क्या है ना कि सबसे पहले हम ब्रेन को समझते हैं। आज ब्रेन देखने में बाल है ऊपर, नाखून है हाथों में, यह मरी हुई कोशिकाएं हैं। बाल काटोगे दुखेगा नहीं, नाखून काटोगे दुखता नहीं है, जड़ काटोगे तब दुखेगा, क्योंकि रक्त से जुड़ा हुआ है ना। जो रक्त से जुड़ा हुआ चीज है उसमें जान है, जो बाहर निकल गया है नाखून जो थोड़ा सा, उसमें जान नहीं है, बेजान है। वैसे बाल है तो बेजान, मृत कोशिका, लेकिन डेड सेल कहते हैं, लेकिन जो ये सुंदरता बढ़ाता है। अभी ना हो तो फिर कितना बेकार लगता है। तो बाल बहुत जरूरी। बाल जहां से निकला है वो एपिडर्मिस, जो त्वचा हमारी है, उसके नीचे एक हड्डी है, सिर की बात कर रहे हैं, हेलमेट। हेलमेट ऊपर एक कवर है खूब कठोर सा, उसके नीचे सोखता लगा हुआ है। सोखता मतलब हेलमेट में लगा होता है ना सोखता, ताकि जो हेलमेट से लेके गिरे तो हेलमेट की चोट ना लगे। वैसे हम लोग के भीतर एक मेनिंजाइट नाम की झिल्ली लगी होती है। हड्डी जो है ना ये तो सुरक्षा करती है हल्की फुल्की चोट से, उसके नीचे एक झिल्ली लगी होती है, उसका नाम होता है मेनिंजाइट। कभी कभी 50 के प्लस होने पर अचानक से किसी बीमारी की वजह से या ऐसे ही मेनिंजाइट में सूजन आ जाती है। तो उसको जब भी किसी जगह पे सूजन आती है तो हम बता चुके हैं आप लोग को, उसे टाइटिस, राइटिस ऐसे सब जोड़ दिए जाते हैं। जैसे अर्थराइटिस, साइनोसाइटिस, टांसिलाइटिस, जहां टिस टिस लगा है जान जाओ वहां सूजन आ गई। तो मेनिंजाइटिस अगर हो गया तो सूजन आ गई, तो भूलपन होता है, कुछ भी याद नहीं रहता, बढ़ती है, या फिर किसी को शायद बीमारी होती है। शायद लाला लाजपत राय को, राजा राम मोहन राय को एक बार लाठी की चोट लगी थी ना। हाँ, कंफ्यूजन हो रहा थोड़ा सा, आप लोग देख लेना। तो ये लाठी की चोट जब किसी को भी चोट लग जाए तो वह मेनिंजाइट में सूजन आ जाती है, तो भुलक्कड़पन समस्याएं होती है। तो यह है एक बीमारी हो गई। इसके नीचे हम लोग का ब्रेन है, और ब्रेन 3 जगह पे बटा हुआ, 3 हिस्से से बटा है। अभी पूछा जाए किधर ब्रेन है, इधर पीछे है कि बीच में है कि आगे है, तो कहना तीनों ओर है, पीछे भी है, बीच में भी है, आगे भी है। तो ये जो तीनों है इसका काम कैसे कैसे होता है, काम जानेंगे अब। अगर चोट आगे लग जाए, अभी आवाज क्लियर है ना? कल्पना दीदी आवाज क्लियर है? अंगूठा दिखाओ। 1 मिनट, आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना? ठीक है, करते हैं फिर। अभी आवाज क्लियर हुई? चलिए ठीक है। तो ये जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है ना, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा हमारा सोचना, समझना, निर्णय लेना, ये सब काम करता है। अगला हिस्सा जो हमारे मस्तिष्क का है, सोचने, समझने और निर्णय लेने का काम करता है। तो अगले हिस्से के साथ साथ उसमें कुछ और ग्रंथियां होती हैं बगल में उसके, है ना। तो मधु दीदी सुनते रहना, अभी आपने जाना है फिर भी जरूरी है। तो अगले हिस्से के अलावा वहां पे कुछ चीजें हैं जिसका नाम है ग्लैंड, ग्रंथियां, छोटी छोटी ग्रंथि होती है जो अपने भीतर से लिक्विड छोड़ती है।
ग्रंथि। तो उसमें एक का नाम है हाइपोथैलेमस, एक का नाम है थैलेमस, एक का नाम है पिट्यूटरी, एक का नाम है पीनियल। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, आप लोग जानते हो, इस सिर में पाई जाती है। मास्टर इसलिए कहते हैं कि अन्य जो ग्रंथियां और होती हैं शरीर में उनको कंट्रोल करता है। जैसे थायराइड गले में है, थायराइड से नीचे थाइमस, एड्रिनल, उसके नीचे गोनेट्स, लीवर भी एक ग्रंथि है, अग्नाशय जिसको डायबिटीज होता है वो भी एक ग्रंथि है। तो जो ब्रेन में अगले हिस्से में एक ग्रंथि है जिसका नाम हमने लिया पिट्यूटरी, वह सभी ग्रंथियों को, नीचे वाली ग्रंथियों को चलाती है अकेले। अगर वो खराब हो जाए ना तो नीचे वाली खराब हो जाती है। अगर नीचे वाली खराब कोई एक होती है तो उस पे भी नुकसान होता है। मतलब किसी के शरीर में अगर डायबिटीज है ना, उसके ब्रेन में जो पिट्यूटरी है उस पे भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब दिमाग भी खराब होगा अगर शरीर खराब होगा तो। इतना समझ में आया? अगर लीवर में कुछ खराबी होगी दिमाग भी खराब होगा, क्योंकि दिमाग में जो ग्रंथि है वही इसको काबू कर रही थी। अब चाहे ये बिगड़े या वो बिगड़े, एक दूसरे पर असर जरूर करेगा। मतलब बेटा बीमार हो तो मम्मी को असर पड़ेगा, मम्मी बीमार हो तो बच्चे को भी असर पड़ेगा, है ना। अब अगला, ये तो हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी के बगल में एक ग्रंथि है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो जैन संत या और आप लोग या हम लोग जो लहसुन प्याज और मसाले नहीं खाते हैं, उसका एक कारण है कि जो हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि है वह फादर ऑफ ग्लैंड कहलाती है। वह ग्रंथियों का पापा कहलाती है। मास्टर ग्रंथि तो पिट्यूटरी को कहा, जिसने अकेले पूरे शरीर की ग्रंथि को चला रही है। लेकिन पिट्यूटरी कोई ऊपर भी कोई है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी प्रेम से, भावनाओं से जुड़ी होती है। भीतर जो गर्मी रहती है उससे जुड़ी होती है। फीवर आया तो हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है, भीतर की गर्मी को फील करता है। भीतर पेट में दर्द हो रहा, अंदरूनी दर्द हो रहा, तो उसको हाइपोथैलेमस ही पता करता है, वो ब्रेन का हिस्सा ही पता करता है। कहीं चोट हो रही है ना, तो हाइपोथैलेमस और जो दर्द हो रहा है, दर्द के बीच का जो कनेक्शन है, ये अंग्रेजी दवाइयां हम लोग खा करके तोड़ देते हैं। जब तक कनेक्शन टूटा रहता है हाइपोथैलेमस और दर्द की जगह का, तब तक दर्द नहीं होता है। जब दवा का असर खत्म हुआ तो फिर दर्द होता है। ये हाइपोथैलेमस से ही जुड़ा हुआ मामला है। अब अचानक किसी को किसी पर बहुत दया आ जाए तो हाइपोथैलेमस भीतर से ट्रिगर हो जाता है, इसीलिए दया आती है। किसी को किसी पे गुस्सा आ जाए तो हाइपोथैलेमस ही ट्रिगर होता है, तभी गुस्सा आती है। भीतर कहीं कोई दर्द, अंदरूनी दर्द हो रहा है, तो उसको हाइपोथैलेमस ही पता करता है। अब उसके बगल में एक और ग्रंथि है जिसका नाम है थैलेमस। बाहर से मच्छर काट रहा है, बाहर से आपको चोट लग गई, बाहर से कोई खुजा रहा है, बाहर से तवे पे रोटी सेक रहे हैं तो तवे की जलन आपकी अंगुलियों में फील हो रही है, वह थैलेमस पता कर रहा है, उसको थैलेमस कहते हैं। भीतर की गर्मी पता कर रहा था हाइपोथैलेमस, बाहर की गर्मी पता कर रहा है थैलेमस, है ना। बाहर की चोट को पता कर रहा है थैलेमस, भीतर की चोट को पता कर रहा था हाइपोथैलेमस। और इनको फादर ऑफ द फादर ग्लैंड कहते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस तो बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ऊपर है। और यही अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, कैसे कमजोर होती है, लहसुन प्याज और मसाले अधिक मात्रा में खाओ, अनियमित दिनचर्या जियो, जब जो मन में आया वो किया, जब जैसे मन में आया सोया जागा उठा बैठा, तो हाइपोथैलेमस धीरे धीरे कमजोर होती है। इसलिए संत जो होते हैं ना, इसको लहसुन प्याज और चीजों को वर्ज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आवाज क्लियर जा रही ना तेजल दीदी? हम्म। तो एक छोड़ देते हैं। और एक चीज, हाँ, एक मिनट। हम्म। अगर हाइपोथैलेमस हाइपर एक्टिव हो जाए ना तो चीजों को पकड़ लेता है। कोई बात किसी ने थोड़ा भी कह दिया तो मन में चले जा रही है, हटा नहीं पा रहे हैं उसको, मन में चले जा रही है वो बात। तो ऐसे ही हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो यह अग्र ब्रेन के तीन चार हिस्से हमने बताए अभी, जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि बताया जो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, और उसके भी ऊपर एक बताया जो हाइपोथैलेमस है। और अगले हिस्से का एक और हिस्सा है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड, जिसको भगवान शंकर का थर्ड आई कहते हैं, चक्षु, तीसरा नेत्र कहते हैं। वह त्रिनेत्र हमारी पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है, जो बच्चों में रहता है, 8-10 साल तक रहता है, फिर धीरे धीरे जब वो चालाक होने लगते हैं तो धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। ये तालू की जो धड़कन है, बच्चे जब बड़े होते हैं धीरे धीरे बंद हो जाती है, वो पीनियल ग्लैंड का सेंटर होता है। पीनियल ग्लैंड तब भी कभी एक्टिवेट हो जा सकता है जब कोई संत रहे। संतों का और बच्चों का पीनियल ग्लैंड धड़कता है,
मतलब ये तालू नरम हो जाएगा अगर कोई संत रहेगा तो। संत की एक पहचान हो सकती है तालू का नरम होना, है ना। तो पीनियल ग्लैंड थर्ड आई है, या मतलब तीसरी आंख जिसको हम जोड़ करके देखते हैं। यह है त्रिकाल दृष्टा बना देती है, भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होता है इससे। अब आगे, ये हमारे अग्रब्रेन के हिस्से हुए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद है मिड मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। अभी उसको बताएंगे क्या है, बहुत जरूरी चीज है, नाम सुन के घबरा मत जाना। एक है कार्पोरा पेंडिकल, दो हिस्से उसमें भी हैं। कार्पोरा पेंडिकल एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी आवाज जब हम बोल रहे हैं या आप सुन रहे हैं तो दोनों को मदद कर रहा है। हमारे बोलने में मदद कर रहा है, आपके सुनने में मदद कर रहा है। अगर कार्पोरा पेंडिकल ना होता तो ना हम बोल पाते, ना आप सुन पाते। तो उसकी वजह से हम लोग बोल और सुन पाते हैं। वह है, अगर किसी का खराब रहता है या उसमें कोई समस्या रहती है ना, तो आदमी हकला के बोलता है, ऐसे करके बोलेगा, बोलेगा लेकिन हकलाएगा। और जो सुनने में भी एक हकलाना होता है, कुछ लोग सुनने में भी हकलाते हैं। क्या? नहीं नहीं, क्या? एक बार फिर से कहिए, क्या? सुन रहे होते हैं लेकिन वो सर्वर स्लो होता है, भीतर उसका संदेश फास्ट नहीं पहुंच पाता, जो न्यूरॉन्स है। तो सुनने में भी हकलाते हैं, बोलने में भी हकलाते हैं। तो वह कार्पोरा पेंटिकल का साइड इफेक्ट होता है। तो आगे चीजों को और चीजों से जोड़ेंगे, अभी घबराना मत इस चीज को, क्योंकि यही इतना ही है। तो ये जान करके क्या करेंगे हम, ऐसा मत सोचिए। तो जो ये सुनने में हकलाना और बोलने में हकलाना, किसी किसी की आदत होती है। सुनने में हकलाते हैं जानबूझ के, जैसे जैसे कुछ खड़ूस टाइप के लोग होते हैं। आप उनको कुछ कहो ना कि ऐसे कर दें, कहेंगे क्या? फिर कहोगे ऐसे कर दें, नहीं नहीं क्या कह रहे हो, साफ बोलो, तेज बोलो। तो उससे क्या होता है ना, घर वाले लोगों को दबा के रखते हैं कुछ लोग घर में ऐसे होते हैं, कुछ प्रोफेशन में ऐसे होते हैं, कुछ जो आपको 3-4 बार बुलवाएंगे। क्योंकि व्यक्ति जब अपनी बात 3-4 बार रखेगा तो हर बार उसकी बात में उतना लयबद्धता और ओज नहीं रह जाएगा। आवाज ऊंचा उठाते उठाते आवाज का टोन भले ऊपर हो जाए, लेकिन आवाज में जो इंटरलिंकिंग है हार्ट और ब्रेन की, वो घट जाएगी। इसलिए कुछ लोग लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं अनजाने में, बाय बर्थ ऐसे होते हैं। कुछ तो बनावटी ऐसे होते हैं जो आपको 3-4 बार बुलवाएंगे तब सुनेंगे, ताकि आप उनसे दब के रहो, डर के रहो। होता है ना, कोई कोई मम्मी पापा ऐसे होंगे इसमें, जो बच्चों को एक बार में नहीं सुनते हैं, 3-4 बार में सुनते हैं। तो वो बच्चे में क्या है ना, एक फियर क्रिएट होता है, उससे डर क्रिएट होता है, और उनकी बातों का दम जो है कम हो जाता है। तो यह एक मेंटल हिंसा कह सकते हैं इसको, कि किसी को 3-4 बार बुलवाना, भले आप सुन रहे हो, लेकिन उसको डोमिनेंट फील कराने के लिए, डाउन फील कराने के लिए ऐसा लोग करवाते हैं। एक तरीका ये होता है जो ऊंचा सुनते हैं लोग जानबूझ के, जबकि सुन रहे होते हैं। एक होता है सच में नहीं सुनते हैं, बहरेपन वाली बात होती है। एक होता है सुन रहे हैं लेकिन सर्वर स्लो है, जो कार्पोरा पेंडिकल है उससे अटैचमेंट नहीं है, कान के ड्रम से आवाज जा रही है, या तो पहुंच नहीं पा रही है, या तो रिसीवर रिसीव नहीं कर पा रहा है, यही क्रिएट होता है। तो ये दिक्कत होती है। अब दूसरी बात, जो दूसरा मिड ब्रेन का हिस्सा है जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, उसको उसको लेते हैं। वह, जैसे हम बता चुके हैं कई बार, क्लास में बताते हैं आसन करने से, प्राणायाम करने से ये होगा। उसमें बोलते हैं कि एक होता है मोटर न्यूरॉन, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को ऐसे समझें कि जैसे सांप आपकी तरफ आ रहा है, आपकी आंख देख रही है, आंख देख करके संदेश दे रही है किसको? पैर को। आंख संदेश ले रही है तो लेकर के पहले ब्रेन को दे रही है। जैसे हम आपको फोन करते हैं ना, तो हमारा फोन पहले आपके यहाँ थोड़े ना जाता है, पहले हमारे यहाँ नजदीक वाले टावर पे जाता है, नजदीकी जियो वाले टावर पे जाएगा अगर जियो का सिम है तो उस टावर से फिर आपके यहाँ वाले जियो टावर पे जाएगा, फिर उस वाले जियो टावर से आपके फोन पे जाएगा। ऐसे ही होता है ब्रेन में, क्योंकि जो हमारे भीतर है उसी उसी को हमने बाहर रचा हुआ है। जो बाहर जितना भी सब कुछ बना है ना, हमारे भीतर की चीजों को हमने बाहर रचा हुआ है, हम इंसानों ने। तो भीतर जब हमारे आंख ने देखा कि सांप हमारी तरफ आ रहा है, तो पहले उसको ब्रेन को देगा, अगले हिस्से को, अगला हिस्सा जो जज करता है, जो जिसका नाम है सेरेब्रल, नहीं सेरेब्रम। सेरेब्रम पता करेगा सांप असली है कि नकली है, जज करेगा, असली है तो डरो, असली नहीं है, नकली है तो मत डरो। अगर जज करके बताया नहीं नहीं देखो असली है, चलते हुए आ रहा है,
भागना पड़ेगा। तो भागना किसको पड़ेगा? पैर को भागना पड़ेगा। तो ये आंखों ने देखा, दिमाग ने जज किया कि हाँ ये असली है। अब दिमाग ने पैर को संदेश दिया। अगर वही संदेश पैर को ना देकर के हाथ को देता तो हाथ क्या करता? क्या हाथ भाग पाता? नहीं भाग पाता। ब्रेन को ये पता है कि संदेश किसको देना है। भगवान ने कितनी बढ़िया रचना बनाई है। ब्रेन को पूरा याद है कि पैर को ही बताना है, अंगुली को बताएंगे तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो पैर की मांसपेशियों तक संदेश पहुंचता है कि पैर भाई तुम भागो, नहीं तो सांप है काट लेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा, जान चली जाएगी। तो डर क्रिएट करेगा और पैर भागेगा। इस समय क्या क्या हो रहा है? इस समय जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनलिन हार्मोन छोड़ने के लिए बता रही है कि एड्रिनलिन छोड़ो ताकि शरीर में बीपी हाई हो, और ताकि तुम्हारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन जल्दी भागे, एनर्जी बने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचे, और तुम्हारा पैर फटाफट भागने के लिए रेडी हो जाए। एक साथ इतना काम। और एक काम क्या होगा? आंख देख रही है, पैर को कह रही भागो, और मुंह को कहेगा क्या? मुंह को कहेगा, हे मुंह तुम चिल्लाओ, मम्मी डंडा लेके आओ, सांप है। या और सभी लोग सावधान हो जाओ क्योंकि सांप है। एक साथ हाथ को भी संदेश दिया कि डंडा ले लो, मुंह को संदेश दिया कि चिल्लाओ कि सांप है, ब्रेन ने उसको जज करके बताया कि असली सांप है, पैर की मांसपेशियों को संदेश दिया कि भागो, उसमें ताकत देने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन को छड़वाया ताकि एड्रेनलिन हार्मोन ताकत देगा, जल्दी से जल्दी बीपी बढ़ेगा, धड़कन थोड़ी फास्ट होएगी तो आदमी जल्दी भागेगा, डरेगा तो। इतनी जिम्मेदारी एक साथ फटाक से कुछ सेकंड में हो जाती है, विद इन माइक्रो सेकंड में हो जाती है। इतनी बढ़िया रचना भगवान ने किया है। मतलब बायोलॉजी पूरी जान जाओ तो नतमस्तक हो जाओगे मंदिर पे जाके, है ना। अब इसके भी आगे बहुत कुछ है, तो इसके आगे जो बहुत कुछ है उसको देखिए। ये हुआ मिड ब्रेन और फ्रंट ब्रेन का कनेक्शन, जिसमें हमारा मिड ब्रेन का एक भाग है जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बेस पे चलता है। अब सोचो, अगर सेंसरी न्यूरॉन सेंस कर रहा है या सेंस नहीं कर रहा है, सेंस नहीं कर रहा है, सांप आपकी तरफ आता चला गया, आपकी गर्दन पे लपेट के शंकर जी की तरह बैठ गया, शंकर जी बना दिया आपको, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि आप सेंस नहीं ले पा रहे हो, आपकी आंख देख रही है लेकिन वो संदेश अंदर आ नहीं रहा है। अगर वो संदेश अंदर नहीं पहुंच पा रहा है तो सेंसरी न्यूरॉन तो चलेगा, लेकिन अंदर संदेश पहुंचेगा नहीं। तो अंदर जब संदेश पहुंचेगा नहीं तो मोटर न्यूरॉन को संदेश पहुंचेगा नहीं, मोटर न्यूरॉन भागेगा नहीं। अगर मान लो सेंसरी न्यूरॉन काम नहीं कर रहा है तो हम देखेंगे ऐसे, कौन आया कौन गया पता ही नहीं चलेगा, मम्मी आए पापा गए, कौन आया कौन गया। जब लोग कोमा में होते हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन काम नहीं करता, तो कोई भी आए कोई भी जाए पता ही नहीं चलता, सांप आए चाहे बिच्छू आए पता ही नहीं चलेगा। बच्चे का ब्रेन इतना विकसित नहीं होता जिसमें बोध नहीं होता, तो उसके पास सांप आए तो भी बिच्छू आए तो भी उठा के बच्चे बच्चे बहुत एक निश्चित एज तक ना, बच्चों की जो एक निश्चित एज होती है उतने उतने दूर तक वो बच्चों चीजों को उठा के चख के पता करते हैं क्या चीज है। सांप आएगा तो उठा के चखेगा क्या है, बिच्छू आएगा उठा के चखेगा क्या है, क्योंकि बच्चे काफी समय तक बचपन में चीजों को खा करके ही पता, उनको यही पता होता है कि पहले इसको चखेंगे तो जान जाएंगे क्या है, क्योंकि पहले उनको चखना ही मिला है, दूध मिला है, दूध मिला है, वही उनको पता है कि यही चीज मेन है, काम करती है, पेट भर जाता है, अच्छा लगता है। तो जो भी पाएंगे पहले खाते ही तो हैं बच्चे। तो सेंस करने के लिए पहला माध्यम होता है उनका खाना। ऐसे ही अगर कोई कोमा में पड़ा हुआ है, उसका सेंसरी काम ही नहीं कर रहा है, कोई आए कोई जाए कुछ नहीं देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन न सुनाई देगा न दिखाई देगा। यही अवस्था कहाँ बनती है? ध्यान में। न दिखाई दे न सुनाई दे, है ना। जब समाधि लग जाए तो एकदम मस्त हो जाओ। तो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी किसी का मोटर न्यूरॉन काम नहीं करता, तो आदमी को क्या होता है? पैरालिसिस। दिमाग तो कह रहा है कि हाथ हिलाओ, मुट्ठी बंद करो, खोलो, संदेश दो, लेकिन वो हाथ ही नहीं काम कर रहा है, पैर ही नहीं काम कर रहा है, मुंह से बोलना चाह रहा है कुछ, लार टपक रही है, पैरालिसिस में यही होता है, और बोलेगा कुछ और बोलना चाह रहा था कुछ, मोटर न्यूरॉन काम नहीं करता। तो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन में जब डिफेक्ट आता है ना, तो पैरालिसिस जैसी बीमारियां होती है, या कोमा जैसी बीमारियां हो जाती है, कोई ऐसे पड़ा हुआ है। तो है ना खतरनाक चीज। तो ये हमारे मध्य ब्रेन का भाग है, मिड ब्रेन, जिसको हम कहते हैं एक हिस्सा उसमें है जिसका नाम है कार्पोरा पेंडिकल, जो सुनने और बोलने में मदद करता है, और एक हिस्सा उसका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ, जो हमारा मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को चलाता है। ये बादाम अखरोट जो हम लोग खाते हैं ना, ये मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिव करता है, अच्छा एक्टिव करता है।
इतने बड़े बड़े लोग जानवर होते हैं, देखो उनका सिर कितना छोटा होता है, और हम लोग का शरीर की तुलना में इतना बड़ा सिर है। 1350 सीसी का ब्रेन है। इसलिए हम लोग मानव हैं, इसलिए हम लोग सबसे स्पेशल हैं, है ना? सच में है कि नहीं है? सबसे स्पेशल हम लोग है ना। तो ये ब्रेन हम लोग का सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, और इतने बारीक बारीक तार इसमें हैं ब्रेन में कि यही देखो, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं लोग, लीवर ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं लोग, नई किडनी लगा दे रहे हैं लोग, लेकिन नया ब्रेन नहीं लगा पा रहे हैं कोई, क्योंकि इतने बारीक बारीक तार है उसमें, कौन जोड़ेगा उसको, कैसे जोड़ेगा उसको, है ना? तो अब हम चलते हैं पिछले ब्रेन पर, और इसके बाद असली चीजें शुरू होंगी। अभी बस हम थोड़ा बायोलॉजिकली कुछ चीजें इंफॉर्मेशन के रूप में दे रहे हैं। ये पिछला ब्रेन जो है उसमें एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है सेरेबेलम। नाम पे क्या जाना, आप लोग को एग्जाम थोड़े देना है। सेरेबेलम, सेरेबेलम जो सर्कस पे रस्सी में चलते हैं ना, रस्सी के ऊपर पैर रख करके, सेरेबेलम को एक्टिवेट कर दिया होता है। सेरेबेलम अगर एक्टिवेट है तो आप बैलेंस बना सकते हो बारीक से बारीक जगह पर। सेरेबेलम के अलावा एक हिस्सा है पिछले ब्रेन में जो बहुत उपयोगी है, जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है, यह हमारी धड़कन पर, सांसों पर कंट्रोल करता है। इसीलिए कहते हैं पीछे मत मारो, साइड में मार दो, आगे मार दो, लेकिन पीछे बच्चों को मत मारो। क्योंकि कई बार देखा होगा, किसी ने जरूर जाना होगा इस चीज को, कि अगर पीछे की तरफ से कोई गिरे ऐसे और पीछे चोट लग जाती है, ऑन द स्पॉट लोग डेड हो जाते हैं, क्योंकि सांस लेना भूल जाएंगे या धड़कन धड़कना भूल जाएगी, क्योंकि वह ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के आधार पे काम कर रहा था, वह अनैच्छिक रूप से काम कर रहा था, उस पर हमारी इच्छा नहीं चलती है। धड़कन को हम लोग रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। केवल तभी रुकेगी जब आदमी मरेगा, तब तक धड़कन चलती रहती है। धड़कन हो गई, सांस हो गई, ये चीज रोकी नहीं जा सकती। सांस रोकेंगे प्राण चला जाएगा। जबरदस्ती कोई अपनी सांस नहीं रोक सकता। हाँ, जब तक वो गले में फांसी न लगा ले, है ना, तो सांस नहीं रुकेगी तब तक। अपने से नाक बंद करके सोचो कि हम रोके रहेंगे और प्राण त्याग देंगे, नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा हाथ अंत में। तो जो फर्स्ट ब्रेन है ना, वो हमारे भूख प्यास पे भी कंट्रोल करता है, धड़कन पे भी कंट्रोल करता है, सांस पे भी कंट्रोल करता है, भूख प्यास पे भी कंट्रोल करता है। कितना बढ़िया है। और फर्स्ट ब्रेन पे ही ऐसे मार देते हैं लोग, नहीं मारना चाहिए बच्चों को, उस जगह पे हल्की मसाज करनी चाहिए। पहलवानों को रंदा मारा जाता है ना, ऐसे मारा जाता है, रंदा पीछे ही मारा जाता है, नर्वस सप्लाई को वीक किया जाता है ताकि उनका सेंसेशन कम हो जाए। तो पहलवान टाइप का कोई व्यक्ति होगा ना, उसके घर में कोई बीमार हो तो उतना प्रभाव उसको नहीं पड़ेगा जितना अन्य लोगों को पड़ेगा, जितना उसके घर में अगर कोई योगी होगा उसको पड़ेगा। तो वो जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है, दोनों को कंट्रोल कमजोर किया जाता है, ताकि दर्द और फीलिंग भी पता ना चले। पैर में दर्द हो रही है, मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन काम नहीं करे तो कहाँ दर्द पता चलेगा? ये जो दवा होती है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन को तो ही कंट्रोल कर लेती है। जो दर्द की दवा है, ये अंदर खा लिया, और जिस पार्ट में दर्द हो रही है उस पार्ट में जा करके न्यूरो सप्लाई को बाधित कर दिया। न्यूरो सप्लाई बाधित हो गई, अब ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा कि दर्द हो रहा है। दर्द शरीर में है, लेकिन ब्रेन नहीं जान पा रहा है कि मेरे को दर्द है, तो कहता आराम हो गया। 1 घंटे 2 घंटे हुए, दवा का असर खत्म हुआ, फिर दर्द शुरू हुआ। यह है पहलवान टाइप के लोग में रंदा मार के वो जो है पूरा बेअसर कर देते हैं, शरीर और दिमाग का कनेक्शन तोड़ देते हैं। उनको सीधे सीधे लिखे लगेगा सब पहलवान है, उठा के पटको बस, चाहे जो आए, है ना। तो वो बस दो ही, मतलब कुछ गिनी चुनी चीजें पहलवानों के दिमाग में रहती है, बहुत शार्प माइंडेड नहीं हो पाते। इसीलिए जो मतलब वो प्राचीन पढ़ाई वाली प्राचीन जो पहलवानी हुआ करती थी जिसमें रंदा मारे थे, अक्सर पहलवानों में कहते हैं बुद्धि मोटी होती है। योगा में ऐसा नहीं होता, पहलवानों में ऐसा कहते हैं बुद्धि मोटी होती है। और ऐसे मोटा खाना खाना, ऐसे सोना, एकदम बिंदास, सेंसिटिविटी खत्म कर देना होता है। ये WWF की फाइट जो होती है, देखो सेंसिटिविटी, उस पर लिखता है नो मर्सी, दया आती ही नहीं इन लोग को, ऐसे मारते हैं एकदम, उठा उठा पटकते हैं, जान ले लेते हैं मार मार के किसी किसी का। ये जो है फर्स्ट ब्रेन का। अब अग्र ब्रेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूटी है, यहीं से आगे हम बढ़ेंगे अब। ये तो बस एक बायोलॉजिकल फैक्ट हो गया, भूख लगना, प्यास लगना, धड़कन धड़कना, सांस चलना हमारे पिछले ब्रेन से
सुनाई देना, बोलना, हमारे मिड ब्रेन से चीज़ों को स्पर्श करके जानना और बताना कि साँप है कि बिच्छू है, डरना, भागना, ये हमारे मिड ब्रेन से। अगला ब्रेन पता करता है कि सही है कि गलत है, याद कर लेता है चीज़ों को, बाद में काम आती हैं चीज़ें, पढ़ाई करता है, किसी का चेहरा याद कर लेता है। और इसी में लगा होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, जो बाहर के टेम्परेचर को और भीतर के टेम्परेचर को जान जाता है। भीतर के दर्द को हाइपोथैलेमस जानता है, बाहर के दर्द को, खरोच को, मच्छर काटने को, मक्खी बैठने को थैलेमस जानता है। ये तो हो गया ब्रेन के बारे में। अब इसी हाइपोथैलेमस और थैलेमस पे एक फर्क पड़ता है, ध्यान देना, कठिन मत सोचना, सरल है, अब आसान होगा। जैसे ये जो अभी मान लो आप खाना बना रहे हो, चूल्हे की चूल्हे का धुआं लग रहा है आपको, चूल्हे का धुआं लग रहा है, धूप में खाना बना रहे हो, और कोई आपको बहुत मानते हैं, और उनके हाथ में दूध का गिलास है। एक एग्जांपल दिया था, फिर दे रहे हैं, नाम नहीं लेंगे। तो दूध के गिलास में दूध है, दूध में थोड़ा सा मिलाया हुआ है केसर, और क्या मिलाया है, कोई और बढ़िया चीज, घी मिलाया हुआ है, केसर मिलाया हुआ है, गुड़ मिलाया हुआ है, एकदम बढ़िया बना है दूध। दूध लेके शीशे की बड़ी महंगी गिलास कहीं ले आए थे, यादगार थी, या पहली शादी की सालगिरह पे मिली थी, पति ने दिया था। अब पति उसी गिलास में लेके दूध खड़े हैं, और पत्नी बना रही है खाना, और खाने, आज घर का चूल्हा फूट गया, बाहर बना रही है, धूप लग रही है, धुआं लग रहा है, और लकड़ी और उपले बना रही हैं। अब एक हल्का सा हवा का झोंका आया, धुआं इनकी तरफ आया, थोड़ा पति को भी लगा, और अचानक से उनके हाथ का गिलास छूट गया। दूध गिरा, कोई बात नहीं, केसर मिला था, कोई बात नहीं, गुड़ मिला था, घी मिला था, कोई बात नहीं, क्योंकि गिलास शादी की पहली सालगिरह का है, इसलिए पत्नी पति को 10 गाली दे रही है। जबकि क्या था, क्या शादी से बड़ी था, या पति से बड़ा था वो गिलास, या सालगिरह से बड़ा मतलब सालगिरह बड़ा हो गया, पति छोटा हो गया, कोई भी मुद्दा बड़ा नहीं था पति से। लेकिन पति को 10 गाली, तुमने जो है मेरी शादी की पहली सालगिरह का निशान तोड़ दिया, चिन्ह तोड़ दिया। और जरूरी क्या था यहाँ पे, अरे टूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे, पहले चिन्ह था, चलो याद तो आएगा, ऐसा कह सकते थे। लेकिन क्या है कि भड़क गए पूरा उनके ऊपर। क्या हुआ, आंख ने देखा, अगले हिस्से ने सोचा कि बहुत पुराना था, वो बता देगा 2019 में शादी हुई है, 2010 में शादी हुई है, 1998 में हुई है। वो तो अगला हिस्सा बताएगा, इन्फॉर्मेशन उसके पास है कि 1998 की याद थी, इतनी पुरानी गिलास मम्मी ने हमको दिया था। तो ये तो याद मतलब ब्रेन ने किया। अब ब्रेन जो है ना, हाइपोथैलेमस को जो नुकसान हुआ है वो कैसे हुआ है, हाइपोथैलेमस हाइपर एक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि जो पत्नी है वो प्याज खाती है, लहसुन खाती है, मसाला खाती है, और अचानक से उसको धुआं लग गया। अगर वो योगिनी होती, योग करने वाली होती, वही धुआं उसको लगता, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि वो योग नहीं करती है और मिर्च मसाले खाती है और पार्टी करती है ना, और बराबर पार्टी करती है, और जो है लहसुन प्याज सब खाती है, उसको वो धुआं असर कर जाएगा, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस अचानक से हाइपर एक्टिव हो जाएगा। अब वो हाइपोथैलेमस जब हाइपर एक्टिव होगा ना, तो वही लोग होते हैं हाइपर एक्टिव वाले, जो पुल पर से खड़े होकर कूद जाते हैं पानी में, और थोड़ी देर के बाद उनको निकाला जाता है, कहता है खुदकुशी कर लिया। हाइपोथैलेमस हाइपर एक्टिव। प्रेम की जो चोट लगती है ना, वो इन्हीं लोग को होता है। जो प्यार में लोग मर जाते हैं, या देखता हो पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, एक हीरो एक हीरोइन के लिए 10-10 लोग को उठा उठा के फेंक रहा है, कहाँ से वो उतनी ताकत आ गई। ऐसा तो तब होता है जब किसी को भूत ने पकड़ा हो। तो इतनी ताकत कहाँ से आ गई, उतनी ताकत सच में भी आ सकती है, ये पिक्चर की बात में मत जाना। एक सिंपल आदमी अगर वो प्यार में, ये सब चीजें जो होती हैं, जो होता है समाज में, अगर ऐसा हो, तो 4-4 लोग को आराम से मार सकता है। क्योंकि उसको हाइपोथैलेमस जब हाइपर एक्टिव होगा ना, उसकी सारी ग्रंथियां उसके बॉडी को सही मात्रा में, मतलब सही मात्रा में क्या कहें कि उसका लड़ो और उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन को एक्टिवेट करेगा, ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा। क्योंकि प्यार में और जंग में बहुत सारे लोग का दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। तो जो योग में है ना, उनका भी बहुत अच्छा काम करता है। या तो योग में या तो प्यार में, दोनों में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोरोना के शुरुआती समय में देखो, कहाँ कोई मर रहा था, क्योंकि डर लग रहा था। पहले से ही गिलोय का काढ़ा पी के बैठे, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। और शुरुआत में जब कोरोना हुआ ना, तो बहुत तेजी से नहीं फैल पा रहा था, क्योंकि मेंटल एबिलिटी बहुत हाई थी। वो तो जब एकदम से बाहरी आंकड़े आने लग गए, ये तो यही लोग कहते बगल में तो मेरे कोई नहीं मर रहा है, ये दूर दूर से कहाँ कोई मर रहा है, बगल में तो गांव में तो यही हल्ला हो रहा था, कोई नहीं मर रहा।
है ना। नाना जी कहते थे पूरा अफवाह है एकदम, कोई मरा ही नहीं। ये देखो 3-4 गांव में कोई नहीं मरा, और बाद में उन्हीं को पकड़ लिया। तो जब जान बची तो कहते हाँ यार, था कुछ, कोरोना जैसा था, लेकिन हमको शुरू में लगता था कुछ नहीं है। वो यही चिल्लाते थे हरदम कि नहीं कोरोना वोरोना कुछ नहीं, सब सरकार का मायाजाल। और बाद में जब कोरोना पकड़ लिया तो कहे कि ऐसी बीमारी हमको जिंदगी में नहीं हुई थी। अब ये क्या था, क्योंकि अपनी बात तो टाल सकते नहीं। कहे क्या था, लेकिन कुछ तो था, लेकिन बहुत अजीब था, ऐसी बीमारी हमको कभी नहीं हुई। पूरा शरीर ही तोड़ दिया हमारा। अब हमको लग रहा है ताकत आएगी नहीं, वैसी ताकत जैसी पहले हुआ करती थी। यही लोग कहते थे बगल में तो कोई नहीं मर रहा है। लेकिन जब बाद में ना एकदम से जब लगने लग गया हाँ अब एकदम से पूरा तूफान आ गया है, तब धीरे धीरे लोग अंदर से मान लिए कि कोरोना हो सकता है। तो जब मान लिए तो जुकाम हो जाता तो उसको भी कोरोना मान लेते थे। पहले जुकाम होता था कौन सूंघता था, नहीं सुगंध आ रही कि नहीं आ रही है। कोरोना में जो सिंपल जुकाम होता है उसमें भी लोग सूंघ के देखते थे सेंट महक रहा है कि नहीं। दाल तो महक ही नहीं रही है, दाल कभी महकती है क्या, दाल की महक कहाँ आती है उतना। तो वो कहते थे लगता है कोरोना ही है, सुगंध भी नहीं आ रही है और कुछ अजीब सा लग रहा है। ओ क्योंकि सिम्टम दिन भर अखबार में पढ़ते थे, न्यूज में दिखाता था कि इसका सिम्टम ऐसा हो सकता है। फिर तो बाद में ऐसा बता दिया कि लूज मोशन भी हो तो कोरोना मान लो। फिर तो मान लिया कि अब कुछ भी हो रहा है तो कोरोना ही है ना। जब मान लिया तो सच में सब एक एक तरफ से गिरने लग गए। जिनको नहीं था कोरोना वो भी कोरोना, जिनको हार्ट अटैक का मतलब दौड़ा पड़ा ना वो भी सोच लिया कि हम कोरोना से गए। सरकारी आंकड़े तो कोरोना ही बता रहे थे, लेकिन हम लोग के आंकड़े भी जो मानसिक रूप से थे वो कोरोना मान चुके थे। इस तरह से मान लेते हैं चीजों को हम लोग। वो जो है ना प्रेम में और योग में, योगी और प्रेमी एक जैसे होते हैं, दोनों की इम्यूनिटी बहुत तगड़ी होती है। प्रेमी गिलोय का काढ़ा पिए या ना पिए, बाहर तूफान चल रहा है, बिजली कड़क रही है, बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, वो ये सोचेगा कि भगवान भी मेरे प्यार में रो रहे हैं, है ना। वो ये सोचेगा, ये नहीं सोचेगा कि जो है बरसात हो रही है। किसान सोचेगा बरसात हो रही है, जैसी जिसकी मानसिकता होगी वो ऐसा सोचेगा। वो सोचेगा कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है, पत्नी नहीं, प्यार छोड़ के चला गया, वहाँ पत्नी गलत हो जाएगा। मेरा प्यार मुझे छोड़ के चला गया और देखो भगवान के आंसू टपक रहे हैं, है ना। और भगवान जो है कड़क रहे हैं, बिजली कड़क रही होता है, अपने हिसाब से सोचेगा वो। और इम्यूनिटी इतनी तगड़ी रहेगी जुकाम उसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसका उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं कि बीमार हुआ जाता है। उसका ध्यान तो कहीं और इतना तगड़ा लगा हुआ है अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी प्रेमिका के ऊपर, कि उसका ध्यान उधर जाएगा ही नहीं। ऐसे योग में भी होता है, बीमारी की तरफ ध्यान आएगा ही नहीं। इतनी रोज प्रखरता है, इतनी रोज आप अभ्यास किए जा रहे हो, गैपिंग नहीं हो रही है, आपकी तरफ से इतना ध्यान दिया जा रहा है अपने अभ्यास पे, और ये भी कहा जाता है कि योग करने से बीमारी नहीं हो सकती, तो फिर क्यों बीमार होंगे। जब मान लिया, खुद स्वीकार कर लिया तो बीमार नहीं होंगे। हम्म। ऐसे ही क्या है ना, आपने माना तो आपके एक एक ग्लैंड ने माना, और ग्लैंड कोई ये मोटी मोटा एक दो नहीं है कि थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थाइमस है, एड्रिनल है, गोनेट्स है, लीवर है, पेंक्रियाज है। इसके अलावा अनंत ग्रंथियां शरीर में हैं। अनंत ग्रंथियों ने मान लिया कि तुम प्यार में हो या ध्यान में हो, दोनों में तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तुमको कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो आदमी जो खुश रहता है ना, वो खुश आदमी को कुछ नहीं हो सकता, कोई बीमारी नहीं होगी। बहुत खुश रहे ना एकदम, हमेशा उसकी कोशिकाएं कोशिकाएं कण कण खुश रहे तो कुछ नहीं होएगा। अब आगे बढ़े। तो जो हाइपोथैलेमस है ना, ये 7-8 सेकंड में एक्टिवेट हो जाता है, 7-8 सेकंड लगते हैं गुस्सा आने में। किसी ने गिलास तोड़ा तो 7-8 सेकंड में गुस्सा आएगा। वो चीज को डिले किया जा सकता है अगर थोड़ा ठहराव, किसी ने सांसों पे ध्यान किया है, प्राणायाम का अभ्यासी है, तो उसके हाइपोथैलेमस पे कंट्रोल रहता है, ऑटो पायलट मोड में कंट्रोल रहता है, करना नहीं पड़ता कि है हाइपोथैलेमस तुम कंट्रोल करो मुझे गुस्सा ना आए ना आए। कुछ लोग कहते हैं गिनती गिनो, कहाँ गिनती कोई गिन पाता है गुस्सा आने पर। काम कुछ ऐसा कर जाओ कि हाइपोथैलेमस स्वयं ही सक्रिय हो जाए, आगे बिगड़े ना, है ना। दूसरा, कहते हैं कि 7 सेकंड में एक्टिवेट होता है, तो एक हाई कोर्ट का मामला था, हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी लेडीज को 7 सेकंड मत देखो, अगर कोई 7 सेकंड से ज्यादा देखता है तो उसको मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा, कोई घूरता है तो, है ना। तो एक 7 सेकंड में हाइपर एक्टिव हो जाता है हाइपोथैलेमस, तो इसको मना किया था। तो सर कहते हैं कि 7 सेकंड किसी एक लड़की को देखने से बढ़िया है कि 7 सेकंड में 3-4 लोगों को देख लो, है ना। कोई नाराज ना होना, बस हम एक जस्ट जोक कर रहे हैं।
को मतलब कोई परेशान ना हो। किसी को आप घूरोगे ऐसे, चाहे लड़की हो लड़का हो, परेशान तो होगा ही ना होगा। तो हाँ, लेडीज को लोग अलग निगाह से देखते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। घूरते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। तो 7 सेकंड देखेंगे तो बोलते हैं हाइपोथैलेमस ट्रिगर हो जाएगा, मतलब प्रेम की भावनाएं उमड़ेंगी। हो सकता है उसके मन में वैसे ख्याल ना हो जो आपके मन में हो सकता है द्वंद क्रिएट हो, बवाल हो। तो ऐसा क्यों करना, ये चीजें क्यों करना? तो ये ब्रेन के द्वारा ही सब संचालित हो रहा है। और ब्रेन को एम्पावरमेंट किया जा सकता है अपने भोजन को चेंज करके, योग करके। हाइपोथैलेमस को इतना जरूरी है हाइपोथैलेमस, है ना। अब आगे यहीं से लौटते हैं। ये तो हो गया बायोलॉजिकली, सारे फैक्ट हो गए, किताबी बातें हो गई। हमारे जीवन की बातें देखेंगे अब। जो अगला ब्रेन है, यही होता है इतना दूर का, 10% होता है। इसके आधार पे लोग निर्णय लेते हैं किसी के बारे में, कि सर अच्छे हैं, सर बुरे हैं, सर ने लड़की वाली बात कह दिया, ये तो बुरे हैं, है ना। 10% ब्रेन से सोच रहे हैं, 90% वाले ब्रेन से नहीं सोच रहे हैं, जो हार्ट से जुड़ा हुआ है। आपका हार्ट जानता है होगा, जो मेरे साथ सीखते हैं उनको पता होगा कि सर कैसे है, वो हार्ट जानता होगा, दिल जानता होगा कि कैसी कैसी रेडिएशन कैसी है इनकी, मालूम होता होगा। तो हार्ट के द्वारा जो कॉन्शियस, जो हमारा अचेतन और अवचेतन मन है, उसकी बात नहीं मानेंगे 90%, 10% वाली बात मान लेंगे। कभी कभी मन करता है ना कि गाड़ी ना निकालो, आज बाजार ना जाओ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक नहीं लग रहा कुछ, है ना, होता है ना। लेकिन आदमी फिर भी कहता है अरे दिमाग का पचड़ा है, चलो निकलते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। बाद में कहेंगे यार सही में हमारे मन में कुछ था, आज दिल में कुछ आया कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम गलती से चले गए। अगर बात मान गए होते अपने मन की तो गड़बड़ नहीं हुआ होता, मन की नहीं दिल की। फिर अगली बार फिर कभी जाना होगा कहीं, फिर मन कहेगा मत जाओ, फिर कहेंगे अरे ब्रेन है इसका ऐसे होता रहता है, चलो चलते हैं, फिर धोखा होगा। तीसरी चौथी बार में समझ में आ जाता है, जो ध्यानी रहते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और अपने दिल की बात मान भी लेते हैं, उनको खतरा नहीं होता। जो सामान्य है ना, वो कहेंगे दिमाग की बात है, छोड़ो चलो चलते हैं, पार्टी करते हैं। रास्ते में जा रहे थे, खुद पार्टी का चिकन बन गए, है ना। अपने ही अपने दिल की बात नहीं सुनते हैं, कई बार खुद को ही नुकसान कर लेते हैं, अपने ही दिल की बात नहीं सुन पाते हैं। तो यह दिल की बात नहीं सुन पाना, इसका मतलब है कि जो 90% हमारा ब्रेन है वो हमारे 10% के ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है। और 10% जो हमारा ब्रेन है, जिसके आधार पे हम केवल निर्णय लेते हैं, सही गलत हाँ नहीं, यादगार के आधार पे, बचपन से जो पढ़ा है उतना डेटा जिसके दिमाग में है, उसी डेटा के हिसाब से अनुकूल बोलो तो मजा आएगा, है ना। किसी को कहो कुछ तो अच्छा लगेगा, अगर उसके हिसाब से ना कहो तो बुरा लगेगा। ये 10% के आधार पे होता है। मतलब एक एग्जांपल हमने दिया था, फिर दे देते हैं कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को देखने जाते हैं, तो मम्मी पापा लोग एक रूम में कहते हैं कि आपस में बात कर लो, बाहर दरवाजे के भले कान लगा के सुने हैं, लेकिन लड़की लड़का अंदर जो है बात कर रहे हैं। तो लड़की पूछेगी लड़के से तुमको क्या पसंद है, लड़का कहता है कि हमको खाना बनाना पसंद है और मार्केटिंग करना पसंद है। मतलब जो लड़की को पसंद था वही बोल देगा, 10% दिमाग का इस्तेमाल करेगा, चेतन मन का, अग्र मस्तिष्क चेतन मन का दिमाग का प्रयोग करेगा। और लड़की खुश कि ये तो मार्केटिंग मुझे पसंद है, ये तो इसको भी पसंद है, और खाना बनाएगा तो मेरे को तो आराम रहेगा, मोबाइल चलाऊंगी, तो ये तो बहुत बढ़िया आदमी मिल गया। अब वो पूछेगा तुमको क्या पसंद है, तो कहेगा तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, और कपड़े धुलना, और खाना बनाना, और मार्केटिंग मुझे नहीं पसंद है। ये तो बहुत अच्छी लड़की है, पैसा बचाएगी, कपड़ा भी धुलेगी, है ना, खाना भी बनाएगी, ये तो सब बहुत बढ़िया मिल गया। अब वो अपनी मम्मी को जाके बता रही, वो भी अपने मम्मी को बता रहा है, तो उसको लगेगा दामाद सही मिल गया, उसको लगेगा बहू सही मिल गई, खूब खुश, मिठाई बट गई, अंगूठी पहन लिए, डेट पड़ गई, शादी हो गई। 3-4 महीने बाद पता चलेगा, पोल खुलता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ना उसको शॉपिंग पसंद थी, ना उसको खाना बनाना पसंद था। अब जो है जन्मों जन्मों तक, 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जानी दुश्मन बन जाएंगे दोनों एक दूसरे के, है ना, ऐसा ही होता है। और कमाल किसने किया था, केवल 10% ब्रेन ने। क्या हार्ट से किसी ने दूसरे के हार्ट को जानना चाहा, क्या और गहराइयों तक जानना चाहा, क्या उस व्यक्ति के सामने वाले की ऑरा को चेक किया, क्या उस समय तो कुछ नहीं चेक होएगा, नहीं चेक किया ना, अंदर से उसको नहीं जाना ना, उसके इंट्यूशन को नहीं जान पाए, अंदर कैसा है, बस बाहर बाहर जान लिया।
बाहर बाहर 10% को जान के कह दिया मम्मी को जाके, मम्मी ऐसी लड़की फिर कभी नहीं मिलेगी, यही रिश्ता कर लो, ठीक लग रही है, सब सही बता रही है। और लड़की भी लड़के से कह देगी पापा बहुत ठीक है। चलो, ऐसे ही होता है जजमेंट 10% के ब्रेन से। जो 90% ब्रेन है ना, वो सोया पड़ा रहता है। अब देखें, जो हम लोग दुकान से कुछ खरीदने जाते हैं, प्रचार प्रसार टीवी पे देखे रहते हैं, डव शैम्पू, लगता है दूध का बना हुआ है, बालों में दूध भर देगा, दूध से नहाएंगे। वो एक जुबा केसरी वाला जो है ना, को क्या है, केसर करके आता है, जुबा केसरी, कोई केसरी करके मसाला है, पान मसाला लोग खाते हैं, कहते हैं केसर पड़ा हुआ है, उसी के नाम पे खाते हैं उसको खूब खूब। तो ये जो प्रचार प्रसार है, जब टीवी में देखे रहेंगे, दुकान पे जाएंगे तो कहेगा कमला पसंद या जुबा केसरी वाला जो है, वही तोड़ के खा लेंगे, क्योंकि उसका प्रचार जाना देखा है, दिमाग में वो चीज चली गई है। अंदर जो चीज चली गई है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में, वो चीज हमें फोर्सफुली कहेगी नहीं नहीं यही चीज सही है, लाइफ बॉय साबुन ही सही है ना। ये बाबा रामदेव वाला गड़बड़ है, इसका प्रचार कम आता है, पता नहीं इसमें गोमूत्र भी मिलाते हैं, पता नहीं ठीक है कि नहीं है। ये पतंजलि वाला सही है, ये डाबर जो है हिंदुस्तानी यूनिलीवर वाला जो लाइफ बॉय है ठीक है, इसका प्रचार आता है, उसमें कहता है 99% जीवाणुओं को मार डालता है। तो जो प्रचार हम सुने रहते हैं ना, वो हमारे अंदर ब्रेन में चला जाता है, वो जज वज नहीं होता जल्दी, कहाँ कोई तर्क करता है। कभी कभी हम लोग ऐसे टीवी देख रहे हैं तो सारा ध्यान हमारी पिक्चर पर, लेकिन जब प्रचार आ गया तो क्या प्रचार बंद कर देते हैं उतने देर टीवी में? नहीं, वो चलता रहता है। हमारा कान सुनता है, आंख देखती है, अगर आंख नहीं सुन रही तो कान सुनता है, आंख नहीं देख रही तो कान सुनता है, जब तक प्रचार चला ना जाए, और वो चीज हमारे भीतर चली जाती है। जो इसका गेट है ना, इनपुट बहुत तगड़ा लेता है, अग्र मस्तिष्क का जो हमारा चेतन मन है, चेतन मन इनपुट बहुत तगड़ा लेता है, देता नहीं है, अंदर ले लेगा, देगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। तो बहुत सारे कचरा बचपन से लेके अब तक हमारे भीतर चला गया है। अखबार पढ़ रहे हैं उठा के, जरूरी न्यूज हमारे काम का था, उसको हमने पढ़ लिया, अब फिर भी पन्ना पलटे जा रहे हैं, उसमें दे दिया है कुकरी टिप्स, ब्यूटिशियन टिप्स, और फिर बगल में पलट के देखा तो देखा पुलिया टूटी 10 मरे, बस पलटा 20 मरे, चित्र दे दिया है, उसमें कुछ लोग दबे पड़े हैं, कुछ लोग वो, मतलब अजीब अजीब सा दिखा दिया। अब रात में सोए हैं तो दिन वही चीज चीज पढ़े वो सपना में आएगा, या अगर नहीं भी आया तो वो चीज हमारे अंदर चली गई है। कभी आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपको बस पलटी हुई दिखाई देगी, पानी में डूबी हुई दिखाई देगी, उसमें आदमी का सिर दबा हुआ दिखाई देगा। आप सुबह उठोगे तो कहोगे सर आज सपना दिखाई दिया। हम पूछेंगे क्या दिखा, बोलेंगे बस पलटी थी, बस में एक आदमी दबा हुआ था, उसका पैर ऊपर सिर नीचे था, शीर्षासन कर रहा था, लेकिन मर चुका था। तो पूछेंगे कि सर इसका क्या मतलब है? तो सर अगर ठीक ठाक रहेंगे कहेंगे लगता है इसके जो चेतन मन के द्वारा कोई कचरा अंदर चला गया, वो अंदर गया है और वही इसको दृश्य बन के दिख रहा है ना। अगर कोई बाबा निकला तो क्या करेगा, बेटा अंगूठी पहनो, ये कोई कोई दोस्त है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, ये तुमको कोई व्यक्ति है जो पिछले जन्मों का वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो बस का एक्सीडेंट हुआ था कभी पिछले जन्म में, तुम भी उसमें थे, तुम बच गए थे, ऐसा कुछ या कुछ भी, मतलब एक ड्रामा बता देगा और तुमको एक रिंग पहना देगा या कोई भी चीज ऐसा पहना देगा, ऐसा करेगा। या फिर या फिर पिछले जन्मों की जो यादें हैं वो आती हैं, पिछले जन्मों के जो संस्कार है वो आते हैं, या तो फिर इस जन्मों में जैसे कहीं आप घूमने गए, जो जो चीजें हमने देखा है रात में सपने में आती है ना। या कभी कभी ऐसा होता है जब हम सोए पड़े हैं और अचानक से हमारे सीने पे हमने अपना हाथ रख के सोए थे ऐसे, और हमको लगता है कि हमारे सिरे पे कोई भूत बैठा है, प्रेत बैठा है जो दबा रहा है। तो वो जब है दबा रहा है तो नींद में है, शरीर सो गया है, मन जाग रहा है, शरीर सोया है। अब मन जो है शरीर को संदेश नहीं पहुंचा पा रहा है, मोटर न्यूरॉन काम नहीं कर रहा है, आप हाथ उठा ही नहीं पा रहे हो, आपको लगेगा भूत ने दबाया है, हम बोल भी नहीं पा रहे, हाथ भी उठा नहीं पा रहे, तो हम लोग सोचते हैं हमको भूत पकड़ के दबा रहा है, जबकि भूत नहीं है, अपना हाथ रखा था और अर्ध चेतना में आ गए हैं। इसलिए लग रहा है कि हाथ हटाएं, लेकिन हाथ हट नहीं रहा है क्योंकि ब्रेन का संदेश हाथों तक पहुंच नहीं रहा, मोटर न्यूरॉन काम नहीं कर रहा है, अभी चेतना जागे नहीं, हम लोग हैं अर्ध चेतना में। ऐसा भी होता है। कभी कभी सपने आते हैं, सपने आज के दिखे तो चलेगा, कभी कभी ऐसे सपने दिखते हैं जो हमने कभी कभी हमने
किए ही नहीं, वहाँ वैसी जगह पे हम गए ही नहीं, ऐसा कोई दृश्य दिखा ही नहीं। अचानक से कोई गुफा दिख रही है, अंधेरी गुफा दिख रही है, उसमें आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ डरावनी आवाज आ रही है। सुबह उठे, अपने गुरु से पूछा, गुरु जी अंधेरी गुफा थी, उसमें चले जा रहे थे, सब डर लग रहा था, बड़ा अजीब सा, क्या करें? तो कहेगा मूंगा पहनो, ये हमने हील किया हुआ इसको पहन लो। तमाम तरह की चीजें वो लोग दे देंगे, हम लोग पहन लेंगे। कहेंगे इससे पहनने से ये होगा, इससे पहनने से ये होगा, घर में तुम्हारे भूत प्रेत है, और वही रोक रहा है, तुम मेहनत तो बहुत करते हो, मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं आता है। कुछ कॉमन चीज बोल देगा, तुम्हारे घर के आजू बाजू में पेड़ है, जरूर रहता है, ऐसा बोल देगा कि आप डर जाओ, है ना? आप कहो कि तो सही कह रहे हैं, इनको सब पता है। कुछ ऐसी चीजें और विद्याएं भी होती हैं जो सही चीजें पकड़ में आ जाती है, लेकिन ये चीजें बता के चमत्कार करके कोई करेगा? अभी यही सोचिए कि अगर कोई भविष्य बताने की कोशिश करता है, कोई कहता है कि मैं तुम्हारा भविष्य बता रहा हूँ, ऐसे है ऐसे है, थोड़ा सा क्लास को और ले जाएंगे आगे, घबराए ना। तो अगर कोई कहता है मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तो बता करके अच्छा करेगा कि बुरा करेगा? बुरा करेगा, फायदा की बात नहीं करेगा। हमेशा अगर एक बता दिया तो आप फिर पूछोगे सर अगला बता दो, दूसरा बता दिया सर अगला बता दो, सर आगे क्या होने वाला, मैं शादी में जाने वाली हूँ, वहां क्या होगा, ये सब बता दो। ऐसे ही लोग बताने, पूछने और बताने में ही लग जाएंगे, जीवन जीना ही खत्म हो जाएगा, जो जीवन की नेचुरलिटी है टूट जाएगी। तो जो सही मायने में भविष्य को जानते हैं वो बताते नहीं है, और जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं बता करके कमाई करते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज आपको पहना देंगे, पत्थर पहना देंगे, ये पहना देंगे, वो पहना देंगे, भ्रम में डाल देंगे, है ना? तो भ्रम में नहीं पड़ना कभी किसी चीज के। अगर कोई भविष्य बता रहा है तो अच्छा आदमी थोड़े ना, बहुत गड़बड़ आदमी है, बहुत नुकसान कर रहा है, प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अच्छा आदमी है तो भविष्य नहीं बताएगा, संत भविष्य नहीं बताएगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को क्या नहीं पता, या किसी पहुंचे हुए महात्मा को क्या नहीं पता? भगवान राम को पूरा पता था कि आगे सीता कैसे जाएंगी, दशरथ को भी पता था कि सीता का हरण होगा, कैकेयी ऐसे वचन मांगेंगी, हम पूरा नहीं कर पाएंगे, राम को भेजेंगे, राम जाएंगे, ऐसे ऐसे सब पता था। लेकिन परेशान हुए नहीं हुए, समय आने पे ही परेशान हुए। जीवन के जो रस है ना वो सब खो जाएंगे अगर हम भविष्य देखने के लग गए तो, पत्थर पहनने पे लग गए तो। पत्थर ने पैसा रोक रखा है? पत्थर खुद खुद ही बेचारा गरीब है। जन्मों जन्मों से पड़े हुए पत्थर, कई कई सौ सालों से पड़े हुए पत्थर, क्या रहता है? कोयला रहता है। कोयला ही पुराना होके ग्रेफाइट बन जाता है, कोयला ही पुराना होके हीरा बन जाता है। कोयला कोयला, है ना? उसी का तरह तरह का रूप रंग दे दिया। कभी कभी पहाड़ दे देते हैं उसको, ऊपर से पानी के साथ लुढ़कते 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 नीचे आता है, कहते देखो ऐसे ऐसे कटा है, इसमें इतना डिजाइन बना है, ये भगवान है। उसको घर में लाके पूजा कर रहे हैं। घर के पत्थर की पूजा नहीं करेंगे, बाहर का पत्थर की पूजा करेंगे, जिसका एक अलग तरह का डिजाइन बन गया है। ऐसे ही तरह तरह के मूंगा पत्थर मोती लेकर के उसको लोग अंगूठी में पहन के बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठ जाते हैं। अभी हाल में मैं एक खंड शिक्षा अधिकारी के पास बैठा था, मैंने देखा कि उसकी सारी अंगुलियों में एक एक पत्थर पहना था वो, सारी अंगुलियों में एक एक पत्थर पहना हुआ, क्योंकि किसी ने कह दिया होगा ये पहनोगे तो ये होगा, ये पहनोगे तो ये होगा। तरह तरह की चीज लोग बता देंगे, और वो लोग क्या है, डर की वजह से सब पहन लेंगे। और होता कुछ नहीं, जैसा पहले हो रहा है वही आज भी हो रहा है, लेकिन हमने शुरू मान लिया कि 2 4 दिन तक अंगूठी देखेंगे, ये इसलिए दिया था, रूबी है, ये पन्ना है, ये कर देगा। वो असर करता है, लेकिन एक्यूप्रेशर पॉइंट के आधार पर असर करता है। धातुओं का असर होता है, रंगों का असर होता है, पत्थरों का असर होता है, लेकिन वो अलग तरीके से होता है, धार्मिक तरीके या फिर अननेचुरल तरीके से कुछ नहीं होता है। लेकिन तरीका जो देने का होता है अननेचुरल तरीका होता है। तुम ये ले लोगे, तुम्हारे मुकदमे में जीत हो जाएगी, अगर बगल वाला भी वही ले लिया तो उसकी हार हो जाएगी क्या? अगर आप पन्ना पहन रहे हो और किसी ने ये कह करके दिया है तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, या फिर तुम्हारे मुकदमे में जीत हो जाएगी? अरे वाह, इनाया, ठीक है, नमस्कार। तो इस तरह से अगर कोई ये कह रहा है ना कि तुम्हारी मुकदमे में जीत हो जाएगी, ये पत्थर पहन लो, और बगल वाला भी उसी बाबा के पास गया, वो कहा बाबा वही पत्थर हमको भी दे दो, हमारी वो तब भी तो वही कहेगा ना तुम्हारी मुकदमे में जीत हो जाएगी। अब बताओ, भगवान हारे? भगवान को हरा दिया, विधि के विधान को पलट दिया। ऐसा तरीका गलत होता है। सब पैसा तुम्हारे पास आ जाए तो गरीब हो जाएंगे ना बाकी लोग, तब तो नियम बदल जाएगा पूरा सृष्टि का।
सारी खुशहाली हमारे घर में आ जाए, दुख बचे ही ना, हमारे हमें ही सारा मजा आए, तो फिर तो बदल जाएगा मामला। तो फिर क्या करना? तो फिर तो फिर महाराज कबीर की एक बात याद करना कि दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण की एक बात याद करना कि त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसाद पराम शांति मचिरेण, तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम, ऐसा कुछ कहा भगवान ने। और एक दोहा बड़ा अच्छा है, कस्तूरी कुंडल बरसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी उसके कुंडल में रहती है, नाभि में, और हिरन सोचता है क्या महक रहा है, बहुत अच्छा महक रहा है, पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के थक जाता है। कस्तूरी एक मृग होता है, एक महकने वाली चीज होती है, उसकी नाभि में होती है। वो सोचता है कहीं महक रहा है, बड़ा प्यारा महक रहा है, इधर उधर फुदकता है, कूदता है, ढूंढता है, पाता नहीं, कभी नहीं पाता। ऐसे ही कस्तूरी सबके भीतर, पत्थर उत्थर सब सबके भीतर, और पत्थर लेके करेंगे भी क्या? सब हमारे भीतर है और हम लोग बाहर ढूंढे जा रहे हैं। हम लोग भी कोयले के बने हैं, पत्थर भी कोयले का बना है, और वही ग्रेफाइट भी कोयले का है, वही हीरा भी कोयले का है। हम लोग तो खुद ही पंच तत्व हैं, पत्थर भी इसी में, अग्नि भी इसी में, हवा मिट्टी पानी भी इसी में। इसी को छोड़ करके बाहर से पत्थर लगाने पे, पत्थर जोड़ने पे लगे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, कैलिया वाले महाराज जी कहते हैं, उमा दीदी कहते हैं, इतना बढ़िया बादल है, नीचे धरती छत, नीचे धरती फर्श है, सदगुरु जी विरोध करते हैं फर्श का। जो लोग थोड़े पैसे होते हैं फर्श करवा देते हैं घर में, नीचे फर्श, ऊपर फर्श, दीवार पे फर्श चलेगा, नीचे फर्श करा दिया, दरवाजे पे फर्श, द्वार पे फिर फर्श, मतलब पैसे होते गए तो फर्श कराते गए, पक्का कर दिया पूरा। धरती का वाष्पन ही रोक दिया, धरती सांस नहीं ले पाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि चारों तरफ दिशाएं हमारी दीवार हैं, हवा चल रही है, हवा हमें पंखा दे रही है, दिन का दीपक सूरज है, रात का दीपक चंद्रमा है, जितना लाइट होना चाहिए उतना लाइट देता है। मतलब आर्टिफिशियल रूप से हम लोग बदल गए, ठीक है, सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन भटक गए कहीं ना कहीं। जितनी सुविधा होती जा रही है, क्या उतना हम लोग को आराम होता जा रहा है? नहीं होता जा रहा है, घटता जा रहा है आराम। पहले के लोगों को सुकून हुआ करता था, काम बहुत अधिक हुआ करता था, लेकिन आराम करने का मौका हुआ करता था, बहुत काम हुआ करता था, है ना? चावल निकालने में कितनी मेहनत, माताएं पूरा मूसल ले करके पूरे साल साल हर दिन सुबह 3:30 बजे उठ करके 4 साढ़े 4 बजे तक, सुबह तक का पूरा माहौल, मतलब भोजन बनाने का पूरा तैयार करना है, दाल साफ करना है, चावल साफ करना है, गेहूं पीस करके निकालती थी, तब रोटी बनती थी। आज 3:30 बजे किसी को जगा दो, कुछ दिन में तलाक कर देंगी, है ना? 3:30 बजे जगा दो, देखो क्या होगा फिर। ये भी कोई आदमी है? 3:30 बजे जगा देते हैं, रात में 12 बजे सोने को मिलता है, 3:30 बजे जगा दिया, कहते हैं उठो और योगा करो। उठो, योगा करने की कोई चीज है? ये नेचुरल चीज है, सुबह उठेंगे आराम से करेंगे। और योगा तो योगा, योगा की जगह कह दो उठो, मूसल लो, धान कूटो। अभी फिर धान हो जाएगा तो गेहूं बनाना, गेहूं पीसना, पिसान चाहिए, क्योंकि रोटी उससे बनेगी, चावल इससे बनेगा। और दाल भी साफ करना है, उसमें कीड़े हैं, उसको साफ करना है। पहले की माताएं कर लेती थी, आज की कोई माता करेगी? नहीं करेगी। कोई ये मत कहना कि जो है जमाना बदल गया है, सर क्यों करें, है ना? अब तो पढ़ने लिखने का माहौल है। क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग बन रही है, पढ़ लिख करके, उसी बिल्डिंग में पंखे से लटक करके। मशीन नहीं थी पहले, सर मुझे पता था, अनु दीदी बोलेंगी, मशीन नहीं थी पहले, मशीन आ गई है तो सुख कहाँ आ गया है? सुविधा जम की फांसी पंचो, सुविधा जम की फांसी, सारी सृष्टि विनाशी पंचो, सारी सृष्टि विनाशी। ये गुरु महाराज कैलिया वाले महाराज जी कहते हैं, जितनी सुविधा बढ़ती जा रही उतना दिक्कत बढ़ती जा रही। मशीन थी, मशीन आज हो गई है, तो आराम तो कर ही रहे हैं, तो कहाँ मजा आ रहा है? दिक्कत तो हो रही ना, वही तो हम कह रहे हैं, पंखे से लटक रहे हैं लोग, और एक एक साथ मल्टीपल बीमारी हो रही है, मुट्ठी भर भर के दवा खा रहे हैं, सुबह खाई, दोपहर खाई, शाम को खाई, एक दिन छूट गया, दिक्कत हो गई। ये सब कहाँ सुख है? पहले के लोगों को सुख था, उतने काम करने के बाद भी घर की लेडीज को टाइम मिलता था बगल वाले घर जाकर के बैठने का, दो चार लेडीज और आती थी, बात करती थी। जेंट्स को टाइम मिलता था रोड जाकर के, रोड पे या गांव के बाहर बैठ करके आपस में बात करने का। अब कहाँ टाइम रह गया किसी के पास? और ना सुख रह गया, ना टाइम रह गया, बस पैसा रह गया, और पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। वो मामला वही मिला जुला के है, बस देखने का नजरिया बदल गया है। बस सब थोड़ा चमकीला दिख रहा है। जहाँ खपरेल उपरेल थे ना, वो बहुत अच्छे लगते थे पहले वाले,
आज उदासी लगती है, पहले चहकता हुआ लगता था गांव, पहले गांव का राउंड चिड़िया लगाती थी, आज उदासी सी लगती है। पेड़ कटते जा रहे हैं, उदासी सी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आप लोग ध्यान दो, जहां आपका घर इधर उधर जो मायका वायका रहता है, या कोई भी कहीं भी जाओ, 10 साल 5 साल बाद जाओ, देखो उदासी छाई है कि अच्छा लग रहा है, विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स नहीं करेंगे तो रिवर्स करने लायक बचेंगे भी नहीं। अभी भी टाइम है, रिवर्स किया जा सकता है। सदगुरु जी पीछे लगे हैं, सब लोगों को पीछे लगना होगा। कम से कम हर महीने कोशिश करो कोई पेड़ लगाने की। क्या आपके दाल भात सब्जी चावल रोटी पकाने से बड़ा काम है क्या? एक बार चावल बनाने में जितनी मेहनत लगती है उससे आसान काम है, एक पौधा उठाओ कहीं लगा दो। एक महीने में कोई 2 पौधा अगर लगाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कुछ दिन में बढ़िया बाग तैयार हो जाएगी। आगे आने वाले लोगों के लिए बहुत फायदा करेगी, इतना फायदा करेगी जितना मैंने अभी क्लास में बोला है ना, इतना मैं और बोलूं तभी नहीं बोल पाऊंगा उस पे कि पेड़ कितना फायदा करेगा। और ये टॉपिक भी नहीं हमारा है, लेकिन इतना जान लीजिए कि कम से कम हमें पीछे की तरफ लौटना होगा। ये हुआ। हाँ, पत्थर उत्थर के पीछे मत भागना। ये सब चीजें जो शॉर्टकट है, जो जो शॉर्टकट है, ये कर दो ये हो जाएगा, वो कर दो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सीधे सीधे मेहनत करो, सीधे सीधे मेहनत करो, शॉर्टकट उटकट करने से कुछ नहीं होता। अपनी मेहनत से ही कोई चीज अर्जित की जा सकती है। पिता के पिता ने बहुत बड़ा काम किया था, उसको भारत रत्न मिला था। आपको भी आप मतलब पिताजी नहीं रहे, ऐसे बहुत बार हुआ है ना कि कोई व्यक्ति नहीं रहा तो मरणोपरांत उसको भारत रत्न दिया गया। अब उसके नाती पोते खुश हुए जा रहे हैं कि मेरे दादाजी भारत रत्न से सम्मानित थे। तुम क्या हो सकता है गाड़ी के आगे लिखवा ले, भारत रत्न से सम्मानित पिताजी का बेटा हूँ, सब लोग डरो मुझसे, है ना। जैसे लोग लिखवा लेते हैं विधायक जी का भांजा हूँ, वो भी लिखवा लेगा विधायक, ताकि लोग डरे उससे। अपनी निजी पावर क्या है ये मायने रखती है। अपने पैसे से, अपनी मेहनत से कमाया गया पैसा टिकेगा, रिश्तेदार का दिया हुआ 10 रुपया कभी नहीं टिकता है। आप लोग को याद होगा, है ना। कोई रिश्तेदार 10 रुपया दे के गया, क्या वो किसी बड़े काम में लग गया? नहीं लगता, एकदम से बेकार काम में जाएगा। तो जो किसी का दिया हुआ धन है ना, अपने काम में नहीं आएगा जब तक वो अपनी मेहनत से नहीं होगा। पति पत्नी का मामला अलग है, पूरा आधी जिम्मेदारी होती है, आप उस पैसे का पूरा हक आप पे है ना। ऐसा ना सोचना कि उनका है, उस पे आधा आपका हक है ना। हम्म। बाकी और किसी के द्वारा दिया गया है, अगर बेटे का भी दिया है तो ठीक है चलेगा, बेटी का दिया है चलेगा, लेकिन जो है ये सोचो कि कोई आपको दे दे और वो पैसा आपके पास टिके और कोई अच्छा काम कर पाओ, नहीं होगा। इसी तरह ये मूंगा पहन लिया, पत्थर पहन लिया, इससे जो पैसा आ गया वो टिकेगा क्या? नहीं आएगा। पहली चीज तो पैसा नहीं आएगा, मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। वही बिल्कुल कोरोना वाली हाल होगी। पत्थर पहन लिया जैसे मैंने पहना है, ये अंगूठी पहना है सदगुरु वाली, तो कुछ लोग सोचेंगे सर दूसरों को बता रहे हैं, अपने तो अंगूठी पहने बैठे हैं। यह दूसरा मामला इसके साथ है। यह कापर की धातु है। कापर हमने पढ़ा कि कापर सबसे शुद्ध धातु है, धरती पर पाई जाने वाली सबसे पहली धातु है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक ठाक होती है। यह सांप जैसी है, देखने में अच्छी लगती है इसलिए पहन लिया है। तो आप कह सकते हो सर मुझे मूंगा अच्छा लगता है मैं पहन सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ मूंगा आपको अच्छा लगता है और आपने हाथों में पहन लिया पैरों में पहन लिया, अति हो जाएगी ना। हमने तो इसको पहनने के लिए शादी की अंगूठी तक छोड़ दिया, माला तक नहीं पहना, कुछ नहीं पहना, बस ये चीज पहने, पहले भी पहने थे अब भी पहने। पता है क्यों? क्योंकि कम से कम जहां जाओ लोग देखते हैं कि इसके हाथ में कुछ अजीब सा है, भले ही 20 रुपए की है, अब इस समय शायद 40 रुपए हो गई है। ये 20 रुपए की अंगूठी है, जहां जाओ वहां लोग देख के दहल जाते हैं। घर में सबने पहना है, भाभी अपने मायके जाती है तो वहां लोग कहते हैं बहुत बढ़िया लगती है, एक हमको भी दे दो। तो हम कहते हैं जो योगा वाले हैं केवल उन्हीं को दिया जाएगा। मतलब 20 रुपए की वैल्यू इतनी है कि इसके आगे जो हजारों हजारों का, 10 10 हजारों का, 20 20 हजारों का पहने हैं, उनका फीका पड़ रहा है। तो 20 रुपए का वैल्यू इतना ज्यादा हुआ ना, क्योंकि इसका आकार कितना अच्छा है, देखो सांप बना है। और सदगुरु जैसे एक संत ने दिया है, एक पाखंड तोड़ने वाले संत ने दिया है, जरूर कोई विज्ञान होगा इसलिए पहना है ना। तो विज्ञान सच में इसमें है। कहते हैं ऊपरी चीजें मैं बता दूं आपको, आपका विश्वास जीतने के लिए इसको पहनने से ध्यान अच्छा लगता है, मन शांत रहता है ना। तो अच्छा ऐसा लगता है, अगर आप ऐसा मान लेते हो तो ऐसा हो जाता है। यही चीज पूना जो पत्थर होता है, रूबी हीरा मोती माणिक, उसके साथ भी यही होता है। जो क्रिस्टल होते हैं तरह तरह के, लोग कहते हैं घर में रखो, उसके साथ भी यही होता है। जैसी आपकी मानसिकता वैसा वो काम करेगा।
सारा खेल मानसिकता का है। मानसिकता ही चेंज कर दो, पत्थर उत्थर से नहीं, सीधे रास्ते से, भटकने से नहीं, सीधे रास्ते से, तो आसान हो जाएगा। नहीं तो वो आधारहीन हो जाएगा। वही पत्थर जो आपको शुरू में काम कर रहा है, 10 दिन बाद अरे पत्थर बेकार है, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम उल्टा हो गया, 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। ले आए थे, सोचे थे फायदा होगा, नुकसान हो गया। अब वो पत्थर को कहोगे हीलर से कि सर ये आपका पत्थर काम नहीं कर रहा, 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब वो हीलर कहेगा चार्ज कराना पड़ेगा, लगता है तुम इसको कहीं निगेटिव जगह पे रख दिए थे, या तुमने गलत खाना खा लिया। उसके पास उपाय है, आपकी हर बात का जवाब है, बहका देगा वो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सीधे कबीरदास जी को फॉलो करिए, छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे लोगों को फॉलो मत करिए, बड़े बड़े लोगों को फॉलो करिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को फॉलो करिए। क्यों आंखों पर धूल झोंकी जा रही है, और क्यों उस धूल की चादर को ओढ़ा जा रहा है, जानबूझ करके क्यों अपने आप को भ्रम में डाला जा रहा है, अज्ञान की वजह से। कोई बड़ा संत कहाँ कह रहा है ये सब चीज करने को। जैसा वो जीवन जी रहा है वैसा जीवन जीने की कोशिश करिए, या जैसा उसका जीवन है वैसा अनुकरण करिए जितना आपसे हो पाए, है ना, इतना। अब एक और जरूरी चीज है, उसी को बता के खत्म करते हैं। और सेकंड क्लास आज नहीं हो पाएगी, तो यूएस वाली दीदी जुड़ी हैं, माफी चाहता हूँ। अभी बाद में अपने से आज थोड़ा सा कर लेना, ये मान के कि आज छुट्टी हो गई, थोड़ा सा टॉपिक और है ना, बस थोड़ा सा। तो एक और जरूरी चीज है, हमारे भीतर ये चीज चली जाती है ना। अब बीमारी बता रहे हैं, बीमारी के बारे में बता रहे हैं, ध्यान के बारे में बता रहे हैं। हमारे भीतर बातें चली जाती हैं, जैसे हम इतनी बात बताएं सब चली गई, ऐसे ही जो अनावश्यक चीजें वो भी चली जाती हैं। ये तो चीजें ठीक ठाक थी, जिनको ठीक लग रहा है उनके लिए ठीक ठाक है ना। तो अभी अनावश्यक चीज भी चली जाएगी, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, कचरा भर रहे हो, दो लेडीज आपस में बात कर रही हो, उनकी बात सुन रहे हो, बेकार की चीजें एकदम से। उतने बैठ के प्राणायाम किया होता तो कुछ काम बन गया होता। तो जो ये बेकार की चीजें लेडीज ही नहीं जेंट्स भी करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं लोग, है ना, नाराज न होइएगा, क्योंकि मेजोरिटी आप लोग की, आप लोग नाराज हो सकते हो। हाँ, जेंट्स भी गप्पे लड़ाते हैं, टाइम सब लोग वेस्ट करते हैं, मोबाइल चलाते हैं फालतू का, उसमें कोई काम का चीज नहीं होता तब भी फालतू का चलाते रहते हैं। तो ये भीतर जो कचरा चला गया है ना, ये कचरा हमारे रस को खत्म कर देगा। मान लो आप छोटी बात पे हंसने वाले आदमी हो, बड़े खुश हो जाते हो, 1 रुपए में खुश हो जाते हो, 5 रुपए कहीं पा गए खुश हो जाते हो, सामान्य आदमी हो। अभी आपको 10 करोड़ की संपत्ति का मालिक बना दिया जाए, 5 रुपया मिलेगा, उठाओगे? हो सकता है ना उठाओ, हो सकता है उठा लो तो उसको चवन्नी समझो, मतलब चवन्नी समझते हैं ना, 4 आना, 1 रुपए का 1/4, मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं है वो, ऐसा समझोगे उसको। और वही 5 रुपया एक बच्चे को दे दो, देखो कितना खुश होगा। मतलब क्या है कि हम लोग अपनी जो सीमा है ना घटा बढ़ा लेते हैं, सबकी घट बढ़ जाती है। कोई कोई जो छोटे छोटे जोक पे हंस रहा है, वही व्यक्ति कपिल शर्मा का शो देख लिया, नुकसान कैसे हो रहा है देखो। कपिल शर्मा का शो देख लिया, खूब अच्छी अच्छी बात, बड़ी बड़ी बात पे हंस रहा है। अब उसके सामने छोटी बात पे करोगे तो हंसेगा? नहीं हंसेगा, बिल्कुल प्रोफेसर की तरह मुंह बनाए रहेगा। ये तो 2 कौड़ी का जोक है, इस पे हम क्यों हंसे। उससे हाइपर डोज देना पड़ेगा, बिल्कुल दवा वाला हाल है, बिल्कुल दवा वाला हाल है। कि अगर 50 mg चल रही है तो 50 mg से 25 mg अब काम नहीं करेगी, अब सीधे सीधे 75 mg या 100 mg देना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन के रस को मोबाइल कम कर रहा है। मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें रौद्र रस, करुण रस, विभत्स रस, हास्य रस, तमाम तरह के रस दिन भर मिल रहे हैं मोबाइल में। 30 सेकंड का शॉर्ट वीडियो ऐसे घुसका घुसका के बच्चा देख रहा है, इधर उधर स्लाइड कर करके। 30 सेकंड में मजा आया, हंसने वाला था, 30 सेकंड में रोने वाला था एकदम। अब रोने वाली जो भावना थी वो उसकी हाइपर डोज हो गई, क्योंकि उसमें एक एक्टर ने इतना बढ़िया रो के दिखाया या कोई बात करके दिखाया कि रो पड़ा बच्चा या बड़ा, कोई ऐसी बात कहा कि बहुत तेजी से हंस पड़ा वो भी और अंदर बाहर भी। तो क्या है ना, उसका जो जीवन, जो उसके घर में जो हंसी की बात होगी, उसके घर में जो सेंसियरिटी की बात होगी, चालाकी की बात होगी, पढ़ाई लिखाई की बात होगी, उसको हल्की लगेगी। उसको बड़ी क्या लगेगा? वही मोबाइल वाली बात बड़ी लगेगी, इसमें मजा है, इसको ऐसे करो, देखो अभी और मजेदार चीज आएगा। ये असली मजा हम इसी में ढूंढने लग जाते हैं, और बाहर के सारे मजे फीके पड़ जाते हैं। यही चीज की वजह से आदमी आदमी से कट रहा है, आदमी मोबाइल से जुड़ रहा है। डोज कंट्रोल करना चाहिए। मजा मोबाइल में है मत लो, वही मजा छोटा वाला मजा ले लो। जहां आप 1000 रुपए में खुश रहे हो, वहीं 5 रुपए में खुश हो जाओ ना।
क्या जाएगा? 5 रुपए में खुश हो जाएंगे, उतनी ही खुशी है जितना 10,000 में हो रही है, तो नुकसान कहाँ है? फायदा ही तो है। एक बात कह रहे हैं, इसको हल्के में लेकर के कुछ लोग यही पकड़ लेंगे, अरे सर कहाँ 5 रुपया, कहाँ 10,000, आप पागल हो गए हो। ये बात हम कह रहे हैं, यही बात हम हंसने के बारे में भी कह रहे हैं, यही बात हम रोने के बारे में भी कह रहे हैं, यही बात घर के छोटे से झगड़े के बारे में भी कह रहे हैं। टीवी के सीरियल में तरह तरह की चालबाजी सिखा रही है। कोकिला कोकिला अपनी बहू गोपी गोपी को, देखा है ना कोकिला गोपी को, इतना टक्कर टक्कर की बातें। अब उससे छोटी छोटी बात आंखें ही नहीं लगेगी जब तक आप भी कुछ उस कैटेगरी का, उस लेवल का ना कर दो। वहां से सीख रहे हैं ना हम लोग बेकार बेकार चीजें, और नहीं भी सीख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, वो हमारे चेतन मन से, छोटे से दरवाजे से, हमारे बड़े बड़े स्टोर रूम में, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, कॉन्शियस ब्रेन, सब कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। कॉन्शियस ब्रेन से सारा कचरा सब कॉन्शियस में चला जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तब तक जब तक ध्यान नहीं करेंगे, जब तक योग नहीं करेंगे, जब तक धर्म नहीं करेंगे, जब तक त्याग नहीं करेंगे। त्यागी लोग को बड़ा दुख होता होगा शुरू में। जो कोई बच्चा अभी जैन जैन मुनि हो जाए, कोई बच्चा सन्यासी हो जाए, हिंदू मुनि हो जाए, संत हो जाए, बहुत दुख होता है। हलवा है कि बाल छिला लिया और कपड़े बदल दिए और निकल गए घर से, एक एक चीज याद आएगी, एक एक चीज याद आएगी, है ना? त्याग करने पर, त्याग करने पर एक एक चीज याद आएगी। तो जब त्याग किया है ना हमने, मान लो किसी चीज का त्याग किया है, तो वो जो कॉन्शियस ब्रेन है ना हमारा, मेन दरवाजा पहला वाला, यहाँ से चीज अंदर चली जाएगी। अंदर से कहाँ से त्याग कर पाओगे? नहीं होता है त्याग। भीतर जो चीज चली गई कहाँ आती है? सपना में कभी सपना देख रहे हैं तो अचानक से पीछे से कोई पुरानी बात याद आ जाएगी। नहीं तो अगर जानबूझ के चाहो तो नहीं आती है याद, या बाहर नहीं निकलेगी। क्रोध आया, क्रोध को दबा लिया, वासना आई, वासना को दबा लिया, लोभ आया, लोभ को दबा लिया, निकाल नहीं पा रहे हो, बीमारी बन के निकलेगा वही चीज शरीर पर। ध्यान किया, ध्यान करने बैठे तो बहुत पुरानी पुरानी बात याद आएगी, खुजली होने लगेगी, दर्द उठने लगेगा, पैर दुखने लगेगा। सिनेमा हॉल में बैठोगे तो नहीं दुखेगा उतना जितना ध्यान करने में दुखता है। क्यों? क्योंकि वह भीतर चली गई चीजें, जो हमारे अंदर चली गई हैं, वो बाहर आना चाह रही हैं और रूप बदल के आ रही हैं, रूप बदल के आ रही है, दर्द बन के आ रहा है, कभी कभी असली रूप में भी आता है। आप बैठे हो ध्यान करने, आपका शरीर ऐसे गिड़गिड़ाने लगेगा, कांपने लगेगा, कांपने लगेगा ऐसे। हो सकता है बेहोशी आ जाए, चक्कर आ जाए, या गर्दन के पीछे दर्द हो, या कहीं दर्द हो। वही जो पाप कर्मों के संस्कार है ना, पीछे चले गए हैं ना, या जो कचरा भर लिया जन्म जन्मांतरों का, वो बाहर आ रहा है। एक एग्जाम्पल छोटा सा, एक बच्चे ने अपनी माँ को मारा, गोली मार दिया। लखनऊ में, एक साउथ इंडिया में ऐसा कुछ किया। तो लोगों ने पता किया तो पता चला कि ना इसकी बाप की हिस्ट्री ऐसी है, ना नाना नानी ऐसे हैं, ना दादा दादी ऐसे हैं, माँ बाप बहुत अच्छे शालीन अच्छे संस्कार थे, कैसे बच्चे ने गोली मार दिया? तो अगर पीछे जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा पिछले जन्मों में वह एक ऐसा बच्चा था जिसकी सासू माँ उसको बहुत दबाती थी, बच्चा नहीं था, एक बहू था, बहुत दबाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, केवल फ्रस्ट्रेट होती रहती थी। अचानक से उसने सुसाइड कर लिया, और वो सुसाइडल टेंडेंसी प्लस वो सारे कर्मों के संस्कार प्लस वो दबी हुई सारी घृणा, सारे गुस्से के सारे विचार इस जन्म में ट्रिगर हो गए अचानक से, जब एक बच्चा बन के वो पैदा हुई। और वो उसके हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल नहीं कर पाया। परवरिश तो ठीक थी, लेकिन हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल नहीं कर पाया उसके, और वह आ गया उसके चेतन मन में। चेतन मन ने पूरा निर्णय लिया नहीं, अचानक से बंदूक उठाई, गोली मार दिया। ऐसे ही पीछे की चीजें हमारे अगले जन्म जन्मांतरों तक प्रभावित करती हैं, इस जन्म को प्रभावित करती हैं। तो जो पीछे के कचरे हमारे भीतर हैं, कितने हैं कहाँ पता किसी को, ध्यान करोगे तब पता चलेगा। जब ध्यान करोगे ना, अचानक से गुस्सा आएगा, ऐसे शरीर कांप उठेगा। वासना दबा के रखे होंगे पिछले जन्मों की या इसी जन्म की, तो वासना उठेगी भयंकर एकदम से, लोभ उठेगा, क्रोध उठेगा, ऐसे तरह तरह की भावनाएं उठेंगी। ये अगर उठ चुका है, ये अगर खत्म हो चुका है तो क्या और उठेगा? आपके कंधे में, स्पाइनल कॉर्ड में, जगह जगह पे, जिसको हम चक्रा कहते हैं, वहां पे भयंकर दर्द होगा। एक एक चक्रा जब खुलेगा तो प्यार दबा के रखा तो हृदय के पीछे दर्द होगा, झूठ बोल के रखा था, बहुत जना फरेब किया था, फ्रॉड किया था, तो वो गर्दन के पीछे, कंधे पर, GB20 के आसपास भयंकर दर्द होगा। नीचे बहुत दबे कुचले से रहे हैं, मणिपुर चक्र डीएक्टिवेट रहा तो वहां दर्द होगा, है ना? ऐसे ही जगह जगह को चुन चुन के जो स्पेशल ऑर्गन होते हैं, उन 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 सिस्टम पर दर्द होगा, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और
एंडोक्राइन, इम्यून, नर्वस, जो जो सिस्टम है, सिस्टम पे दर्द होगा, मतलब एक एक चक्रा पे दर्द होगा। जब वो चक्रा खुलेगा तो वो चक्रा नहीं, वो एक तरीके से जो पाप कर्म के संस्कार है वो खुलेंगे। जो आप ध्यान करोगे, जो आप योग करोगे, ध्यान में डूबेगा तो पहले क्या होगा, वो लगेगी खुजली होने, लगेगा दर्द होने, दर्द को कुछ लोग झेल ले जाएंगे तो वो आगे निकल जाएंगे, दर्द मिट जाएगा, फिर कभी नहीं होता वो दर्द। मेरी बात मानिए आप लोग। और वो दर्द अगर आप नहीं मिटाओ, लगे खुजली खुजाने, अरे जाने दो, ध्यान क्या करना है, ये तो और खतरनाक है, ये तो हम ध्यान करने बैठे हैं और बहुत पीछे पीछे की बात याद आ रही है, जाने दो ध्यान, इससे अच्छा तो ध्यान ना करना है, ये तो दर्द हो रहा है, कौन करेगा ध्यान, चलो फिल्म देखते हैं। तो वो चीज वहीं रह जाती है वैसे की वैसी। और कर्म संस्कारों पर कर्म संस्कार की गठरी बनाते जाते हैं। भुगतना तो पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, चाहे वो ध्यान करके काट दो, चाहे वो बीमारी बना बना के भुगतते रहो, मुट्ठी भर भर के दवाइयां खाते रहो। एक दवा बंद होगी, एक बीमारी ठीक होगी, दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि कर्म संस्कारों को नहीं मिटाया गया, ऊपर के एक लक्षण को मिटाया गया, ऊपर से बस एक चीज को मिटा दिया गया, भीतर से ठीक नहीं किया गया। अब देखिए, यहीं पे ना साथ साथ रहा करो, कुछ लोग का मन भागता है, साथ साथ चला करो, जो हम कह रहे हैं उतने पे ही रहो। कुछ लोग कहेंगे अब सर बीमारी कैसे मिटाएं, कर्म संस्कारों को कैसे मिटाएं, फटाक दे आगे भागते हैं। ये आगे भागने वाले लोग पीछे की बहुत सारी चीज छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रेजेंट में जियो। जो हम बोल रहे हैं हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमको मोबाइल भी नहीं दिख रहा है, हमको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहे हो आप लोग बस, 3 लोग केवल, है ना। ऐसे ही खो जाना चाहिए, कर्म ही पूजा बन जाए तो कर्म संस्कारों की निर्जरा हो जाए, आपका रोटी बेलना भी आपका ध्यान बन जाएगा, है ना। आपका डांस हो गया, चित्रकारी हो गया, मूर्तिकारी हो गया, कोई भी घर का खाना ही बनाते हो, बहुत बढ़िया बनाते हो, डांस करते हो, नाचते हो, गाते हो, बांसुरी बजाते हो, ढोल बजाते हो। योग करने के अलावा अगर कोई योगी व्यक्ति है तो वो एक दो काम और अच्छा जानता रहेगा, यह पक्की बात है। अगर कोई कहता है योगी हुई हूँ और मुझे दूसरा कुछ नहीं आता है योग के अलावा, पक्का है कि योगी नहीं है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि जिसने अपनी ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा भी है, क्रोध है, क्रोध मिटाया नहीं जा सकता, मिटाने का औचित्य भी नहीं है। लोभ है, वासना है, अगर शरीर में क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, घृणा सब है तो इसका अस्तित्व है, प्रकृति ने दिया है ना। अगर माता प्रकृति को भगवान को पसंद नहीं था कि क्रोध मत करो, तो क्यों दे दिया क्रोध, दे दिया मतलब उसका जरूरत है धरती पर। वासना का भी है, क्रोध का भी है, लोभ का भी है, मोह का भी, लेकिन रेगुलेट होना चाहिए, उसको हमको कंट्रोल करना आना चाहिए। कंट्रोल खो देंगे ना तो वो भीतर नुकसान पहुंचा देगा। क्रोध कितनी मात्रा में करके देखो कितना काम बन जाता है ना। थोड़ी मात्रा में करो तो काम बन जाएगा, ना करो तो आप दबा दिए जाओगे, लगातार दबाए जाओगे, डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे। लेकिन सावधान, हल्के में ना लेना इन चीजों को जो हम हल्के में बोल रहे हैं, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। ये नहीं हम कह रहे हैं कि क्रोध का मत मत सुनो किसी की, आक्रमण कर दो। अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और गरम दल के नेता ना रहे होते तो गांधी जी केवल शांतिपूर्वक क्या आसानी से अंग्रेजों को भगा पाते, क्या बहुत वक्त नहीं लग जाता, क्या उन गरम पंथियों का योगदान थोड़ा भी नहीं रहा, क्या भगत सिंह का फांसी पे हंसते हंसते मर जाना बेकार गया। मतलब क्रोध का भी उचित समय पर उचित मूल्य था, है ना। हर चीज का समय आने पर उचित मूल्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने, वो कौन था जिसको मारा था, पूरा सुदर्शन चक्र चला दिया लेकिन 100 गाली देने के बाद मारा, तुरंत नहीं मारा। बोला इसका एक समय है, बुआ जी से वादा किया था, 100 बार जब ये गाली देगा तब मारूंगा। ऐसे ही हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, फटाफट अनकंट्रोल होके नहीं होना चाहिए। जब जिसकी जहां जितनी जरूरत है, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, उसको उतना ही रेगुलेट करना आना चाहिए। एक योगी के हाथ में रेगुलेटर आता है, यही सही बात है। बाकी लोग रेगुलेटर वेगुलेटर नहीं होता है, कब रेडियो तेज हो गया, कब रेडियो कम हो गया, सेल कब खत्म हो गया, यही होता है। फटाक दे गुस्सा हुए, सारा बैटरी डाउन, अब पूरे दिन थके थके से काम किए जा रहे हैं, कुढ़न हो रही, जलन हो रही है, सामने आदमी आपके घूम रहा है, वो तो मुस्कुरा रहा है और आप अपने भीतर जले जा रहे हो, अग्नि जलाए जा रहे हो। यही संस्कार दबा लिया, बाद में कभी बीमार होगे, कहोगे कुछ खाया भी नहीं, ये बीमारी कैसी हो गई, हम तो पेप्सी कोला भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पिए, आखिर ये बीमारी हमको कैसे हो गई, हम तो चीनी खाते ही नहीं, डायबिटीज हमको कैसे हो गया। वो जो चीजें हमने दबा के रखी थी,
जो हमारे ग्रंथियां थी, ग्रंथि बन गई थी, गांठ बन गई थी, वो गांठ खुल रही है बीमारी बन के। ध्यान करके खोल दिया होता तो बीमारी नहीं बनी होती। योग करके खोल दिया होता बीमारी नहीं बनी होती। तरीका बता रहा हूँ। डांस करके खोल दिया होता बीमारी नहीं बनी होती। गाना गा के खोल दिया होता बीमारी नहीं बनती। बांसुरी बजाते, तबला बजाते, अपनी ऊर्जा को पौधे लगाने में लगा देते, बच्चों को खिलाते, गौ माता की सेवा करते, गंगा जी का, गौ माता का, अपनी माता का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, संतों का सम्मान करते, प्रार्थना करते, पूजा करते, बीमारी खत्म हो जाती। ये सब तरीके होते हैं बीमारी और कर्म संस्कारों को मिटाने के। लेकिन ये जो कर्म योग के तरीके हैं बड़े आसान हैं। किसी संत के पास जाकर के उसकी सेवा करना परम सौभाग्य, आसान सा काम। आप बस फर्श का झाड़ू लगा रहे हो और आपका वो संत महाराज झाड़ू लगाए जा रहे हैं पीछे देख करके, उनको पता है कितना गलत किया है, सब झाड़ू लगा के साफ कर दिया। आप सोचे कि हमने झाड़ू लगा के इनका कचरा साफ किया, और उधर उन्होंने आपका कचरा साफ कर दिया। अब आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। और और ऊपर ऊपर से कुछ पता नहीं चलेगा, सुदामा की तरह क्या क्या लेके लौट रहे हो, संत के यहाँ से क्या लेके लौट रहे हो, कुछ पता नहीं। घर आके देखा तो महल खड़ा तैयार है। वैसे ही भीतर एक महल खड़ा हो जाएगा। ये शॉर्टकट हो गया। और लॉन्ग कट में जो धर्म ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी के लिए क्या है, वो जब तक भस्त्रिका कपालभाति नहीं करेगा ना, जब तक ध्यान नहीं करेगा ना, वो कर्म संस्कार की निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि वो चालाक हो चुका है। और संत सेवा करना, पौधारोपण करना कहाँ सबसे संभव हो पाता है। गौ सेवा करना कहाँ संभव हो पाता है। एक दिन जाके रोटी खिलाने से काम होगा, एक दिन जाके चोकर दे आने से काम होगा, कहाँ हो पाता है अच्छे से। अपने जीवन में पुण्य काम कहाँ कितना होता है। दिन भर खाया सोया जागा, खाया सोया जागा, खाया सोया जागा, यही तो होता है। कहाँ पुण्य काम होता है। तो शॉर्टकट यही है कि बैठ करके योग या ध्यान कर सकते हैं, आसानी है। जब कर सकते हैं, जब से निर्जरा होगी पाप कर्मों की। मतलब अगर कोई योगी है, उसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। उसके पास कोई सारंगी बजाने जैसी, ढोल बजाने जैसी, सुंदर गाना गाने जैसी, या बढ़िया डांस करने जैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, तब तो योगी है। नहीं तो योगी नहीं है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि जिसने अपने क्रोध की ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना नहीं सीखा, जो अपनी काम ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना नहीं सीखा, लोभ को ट्रांसफॉर्म करना नहीं सीखा, वो योगी कैसा है। और ट्रांसफॉर्म जिसने किया, पक्का है कुछ छोड़ोगे तो कुछ पाओगे, कुछ बदलोगे तो कुछ नया बदल के मिलेगा उसके बदले में। उमा दीदी, पुराना गहना लेके आएंगे तो नया गहना आप देंगी, है ना। हाँ, कुछ बदलेंगे तो कुछ जरूर मिलेगा। तो कुछ जब मिलेगा, तो वो जो मिलेगा ना, बढ़िया मिले, बेकार ना मिले। तो बढ़िया मिले, इसलिए हम लोगों को सही चीज ही करनी चाहिए। यही सब मिला जुला के टॉपिक था। अब इसमें से कोई अगर नाम देना चाहे तो नाम दे सकता है कि इसमें क्या क्या टॉपिक था। हमारे बस में तो नहीं है। इसमें धर्म भी था, अध्यात्म भी था, विज्ञान भी था, है ना, समाज भी था, और अगला जन्म, पिछला जन्म भी था, करण अर्जुन भी थे, है ना। ये ऐसे ही समाप्त होता है क्लास। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 5:30 बज गए। तो अभी इसके बाद यूएस वाली क्लास नहीं ले पाएंगे दीदी, क्योंकि कोई घर पे मिलने आ रहे हैं, उनका मैसेज आया है। और हो सकता है हम शाम को आए मार्केट तो उमा दीदी आपसे मिले। ठीक है, और कोई सवाल अगर होगा ना, तो आप लोग मैसेज कर देना व्हाट्सएप के थ्रू, जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं फिर कल। सभी को प्रणाम। कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिएगा, है ना। हाँ, क्योंकि इतना बोलने में गलती होना जायज है, और मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो गलती हो सकती है, तो मुझे माफ करिएगा। इसमें अगर कोई गलती हुई है तो हो सकता है हुई हो, मुझे नहीं पता चलेगा ना, आप लोग को पता चल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, लेकिन कल तो संडे है। परसों मिलते हैं, ध्यान की क्लास कल रहेगी। हाँ।